तलाक के कागजों पर दस्तखत करने जाते वक्त मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब मेरी आंख खुलती है तो मुझे उसके सिवा सब याद है। के लिए डायना पर चिल्लाती है तो वो मुझे हैरानी से पूछते सुनती है कि ये डायना कौन है जिसका वो नाम ले रही है। विवियन सन्न रह जाती है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नहीं जानते कि डायना कौन है? जब मैं और भी उलझन में सिर हिलाता हूँ तो वो मुझे घूरती रह जाती है। विवियन कुर्सी से उछल पड़ती है और कॉल बटन दबाने लगती है। 10 मिनट बाद जब डॉक्टर की जांच पूरी होती है तो पता चलता है कि कोई गहरी चोट तो नहीं आई है, पर मेरे दिमाग को नुकसान पहुंचा है। मेरी याददाश्त का एक हिस्सा मिट चुका है। विवियन मेरी तरफ मुड़ती है और एक लंबी खामोशी के बाद आखिरकार पूछती है, तुम्हारी उम्र क्या है? 23 साल। विव, तुम ये कैसे भूल सकती हो? विवियन फिर से दंग रह जाती है। मेरी याददाश्त ठीक 2 साल पीछे चली गई है, पर अगले ही पल उसे जैसे कोई रास्ता मिल जाता है। क्या अपने भाई को बचाने का ये सही मौका नहीं है? वो बनावटी गंभीरता के साथ अपना गला साफ करती है और मुझे चेतावनी देती है। वो औरत डायना, वो एक नंबर की घटिया इंसान है, अंदर तक सड़ी हुई। अगर वो तुम्हें कभी टकरा जाए तो उससे जितना हो सके दूर रहना, समझे? कुछ समझ तो नहीं आता, पर फिर भी मैं हाँ में सिर हिला देता हूँ। कुछ दिनों बाद आखिरकार मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। मुझे वापस एस्टेट ले जाती है। मैं 2 साल से वहाँ नहीं था और मेरी याददाश्त के ठीक 2 साल पीछे जा चुकी है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। गाड़ी से उतरते ही मैं अंदर की तरफ ऐसे भागा जैसे मैं कभी गया ही नहीं था। मैंने माँ को बगीचे में फूलों को पानी देते देखा और पीछे से उन्हें गले लगा लिया। मैं आ गया, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? माँ को विवियन से मेरी याददाश्त जाने के बारे में पहले ही पता है। उनका बाहर जाने का मन नहीं था, पर आज सुबह वो जबरदस्ती बगीचे में आई। हालांकि उनका ध्यान फूलों पर बिल्कुल नहीं था। घर की देखरेख करने वाली बार बार कह रही, मालकिन बस कीजिए, आप उन्हें डुबो देंगी। अब जैसे ही मैं उन्हें गले लगाता हूँ उनकी आंखें भर आती है। वो मेरे सिर पर हाथ फेरती है। नहीं बताया। अच्छे बच्चे, पहले अंदर जाओ, तुम्हारी पसंद की मिठाइयाँ रखी है। मैं खुशखुशी जवाब देकर अंदर भाग जाता हूँ। माँ मुझे जाते हुए देखती हैं। उनके मन में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। कुछ देर बाद वो मुड़ती हैं और उनकी आवाज ठंडी पड़ जाती है। जूलियन के अस्पताल के रिकॉर्ड मिटा दो, डायना को उसका पता न चले। बेहतर होगा कि वे फिर कभी न मिले, समझ गए? उनका बेटा आखिरकार उस घटिया इंसान से आजाद हो गया है और वो वापस वहीं आ गया है जहाँ उसकी जगह है, ली खानदान के बड़े बेटे काफी ऊपर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय की 66वीं मंजिल पर CEO के दफ्तर की हवा जैसे जमसी गई है, दम घुटने वाली। डायना अपने सामने खड़े सहायक को देखती है। उसकी आवाज शांत है, उसकी आंखें भी शांत है, और फिर भी न जाने क्यों वे रोंगटे खड़े कर देते हैं। क्या तुम कह रहे हो कि इतने वक्त बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिला? सहायक की सांसें थमसी गई है, उसके माथे पर पसीना छकाया है। जी मिसले, लगता है वो जैसे हवा में ओझल हो गया है। डायना आंखें सिकोड़ती है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान यूं ही गायब हो सकता है? सहायक की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे। उससे मेरा सुराग नहीं मिला, ढूंढते रहो। सहायक पसीना पोंछता है और पीछे हट जाता है। डायना बिना वजह बेचैन है। वो खड़ी होती है, अपना ब्लेजर उठाती है और घर निकल पड़ती है। कोठी में सन्नाटा है। उसे याद आता है कि जब वो घर जल्दी आती थी तो ड्योढ़ी रोशनी से जगमगा रही होती थी और मैं सोफे पर उसका इंतजार कर रहा होता था। अब वहाँ अंधेरा है। वो बटन दबाती है, रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती है। वो आंखें खोलती है, कमरा खाली है, उसका कोट लेने वाला कोई नहीं, मेज पर खाना भी नहीं है। वो दिल पर हाथ रखती है। पहली बार ये जगह उसे ठंडी लग रही है। वहीं शहर के दूसरी तरफ मैं आधे महीने से घर पर आराम कर रहा हूँ। सब कुछ मिल रहा है, करने को कुछ नहीं। मुझे लग रहा है जैसे मैं जंग खा रहा हूँ। विवियन ने ज्यादातर काम निपटा लिए हैं। वो मुझे और देर घर में बंद नहीं रख सकती। तुम बाहर जाकर थोड़ा घूम क्यों नहीं लेते? मेरी आंखें चमक उठती है। मैं फौरन अपने दोस्त नेथन को फोन करता हूँ। नेथन फोन उठाता है और हैरान लगता है, तुमने मुझे पहले फोन कब से करना शुरू कर दिया? मैं बगीचे की आराम कुर्सी पर लेटा हूँ, पैर ऊपर किए धूप सेक रहा हूँ। आ जाओ, साथ बैठते हैं। नेथन को यह और भी अजीब लगता है। सच है कि पिछले 2 सालों में हम संपर्क में रहे थे, लेकिन मैंने उसे कभी बाहर नहीं बुलाया था। हमेशा यही होता था कि मुझे डायना के लिए खाना बनाना है या ऐसा ही दूसरी बात पर बस वही औरत। नेथन झिझकते हुए पूछता है, कहाँ? एक बार में चलोगे? उसे हैरानी इस बात की है कि मैं बिना सोचे हाँ कह देता हूँ। चलो फिर। नेथन दरवाजे पर इंतजार करता है। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक काली मेबैक आकर रुकती है। मैं पूरी टशन वाले कपड़ों में बाहर निकलता हूँ। नेथन को दरवाजे पर देखता हूँ, अपना चश्मा थोड़ा नीचे करता हूँ और उसे देखकर मुस्कुराता हूँ। नमस्ते। नेथन वहीं बुत बनकर खड़ा रह जाता है। क्या जूलियन का दिमाग ठिकाने नहीं है? उस घरेलू इंसान को क्या हुआ जो उस औरत के लिए जीता था? ये कपड़े तो साफ कह रहे हैं कि यहाँ लड़कियां पटाने आए हैं। तुम सच में घर से बाहर निकले? क्या हुआ? कुछ नहीं, विवियन ने मुझे बाहर भेज दिया। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं पिछले 2 साल की याददाश्त खो चुका हूँ। नेथन फटी आंखों से मुझे देखता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा। इसे सब समझ आता है। फिर उसे एहसास होता है कि इसका मतलब है जूलियन पूरे साल की सबसे अच्छी खबर है जो उसने सुनी है। वो फौरन मेरे कंधे पर हाथ रखता है। वो तो जैसे खुशी के मारे पटाखे फोड़ने को तैयार है। चलो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। आज दावत मेरी तरफ से। हम अंदर जाते हैं। मंच पर रखा वो ड्रम किट खाली पड़ा है, जिससे वहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। तरफ देखकर अपनी भौएं चढ़ाता है। क्या एक सेट बजाने का इरादा है? मैं जरा नाच कराता हूँ। वो जाने से पहले रुककर पूछता है, तुम्हें अब भी याद है ना कि इसे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मैं चुटकी बजाता हूँ, बस देखते जाओ तुम। जब डायना उस बार के अंदर आती है तो वो मुझे देखती है। मैं मंच पर आजाद और बेफिक्र खड़ा हूँ और बड़ी आसानी से ड्रम किट पर अपने हाथ चला रहा हूँ। मेरे रोम रोम से एक बेखौफ और ऊंचा गुरूर साफ छलक रहा है। वहीं की वहीं ठिठक जाती है। उसके साथ खड़ा आदमी उसके चेहरे पर आई बर्फ जैसी ठंडक देखकर मेरी तरफ देखता है और हक्का बक्का रह जाता है।
क्या वो वही नहीं है? डायना की नजरें पत्थर जैसी हो गई हैं। कई दिनों से मुझे ढूंढ रही थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ मिलूंगा। वो पत्थर जैसा चेहरा लिए वीआईपी बूथ की तरफ चल देती है। वो आदमी भी जल्दी से उसके पीछे हो लेता है। क्या आप उन्हें ढूंढने नहीं जाएंगी? वो मेरे पति नहीं है, डायना रुखेपन से कहती है, और वैसे भी उसकी ठंडी नजरें मुझ पर टिकी है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिर कर क्या रहा है। वे वीआईपी बूथ में जाते बैठ जाते हैं। डायना लगातार मंच की तरफ देख रही है। उससे जो आदमी दिख रहा है वो उसे किसी अजनबी जैसा लग रहा है। 2 साल तक मैं उसके सामने चुपचाप और गुमनाम सा रहा था, लेकिन इस वक्त मेरे चेहरे पर एक ऐसी चमक है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। डायना सिर पीछे झुकाकर गिलास गटर गई। मंच पर तालियों के बीच में अपना गाना खत्म करता हूँ। मैं मुस्कुराकर चारों ओर देखता हूँ। नेथन किसी औरत के साथ नाचने में मशगूल है। मैं मंच से नीचे उतरता हूँ। तभी पास से एक आवाज इसे पुकारती है, सुनिए जनाब। पता नहीं वो मुझे बुला रही है, पर मैं मुड़कर देखता हूँ। उसकी नजरों में बेबाकी है। इससे मुझे थोड़ी घबराहट होती है। मैं अपनी भौहें सिकोड़ लेता हूँ। मैं तेवर चढ़ाकर कहता हूँ, क्या मैं आपकी मदद करूँ? सोफी मुझे देखती है। आप जाने पहचाने लगते हैं। बात शुरू करने का ये अंदाज अलग है। वो फौरन कुछ नहीं कहती, बस अपनी भौहें सिकोड़ती है, फिर अचानक तालियां बजाती है। मुझे याद आया, आप कौन हैं? आपकी परिवार से है ना? आप विवियन को जानते होंगे। सोफी आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लेती है, जैसे मुझे बरसों से जानती हो। वो मुझे एक कमरे की तरफ ले जाती है। मैं सोफी फैंग हूँ, विवियन की दिखावटी सहेली। क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मुझे लोगों का छूना पसंद नहीं। मैं हाथ झटक देता हूँ। भले ही आप विरेन को जानती हो, पर लोगों को ऐसे मत पकड़िए, बड़े तेज है। चलिए एक जाम पीजिए। मैं मना करने ही वाला था, पर सोफी मुझे कमरे के अंदर खींच ले गई। मैं अब भी चौकन्ना हूँ। अगले ही पल मैं देखता हूँ कि सोफी 2 हैंडसम लड़कों को बुलाती है और उनके बीच खड़ी हो जाती है। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। मेरी दोस्त का नाम भी सोफी फैंग है। आखिरकार जब मैं बोलता हूँ तो वो सुन लेती है। वो उन लड़कों को भेज देती है, घुटनों पर हाथ टिकाकर भौहें चढ़ाती है, और जानना है, वो बगल की सीट थपथपाती है। यहाँ आओ। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। मैं उसके सामने तनकर खड़ा हो जाता हूँ। अगर ये सब चलता रहा तो मैं जा रहा हूँ। सोफी हंसकर हाथ उठाती है। ठीक है, मेरी गलती है, अब मैं तमीज से रहूंगी। विवियन के साथ कुछ तो बात है, पर खैर। सोफी 2 बातें भी नहीं कर पाती कि दरवाजा धड़ाके से खुलता है। मैं तो बुरी तरह चौंक जाता हूँ। मेरे मुंह से बस गालियां निकलते निकलते रह जाती है। सोफी भी चिढ़कर पूछती है, तुम कौन हो? दरवाजे पर एक औरत खड़ी है, जिसके नैन नाक्श तीखे और चेहरा पत्थर जैसा सुर्द है। डायना ले। वो अंदर आती है, मेरे सामने रुकती है, सुर्ख होंठ भींचे हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने वक्त तक मुझसे छिपने की? क्या वो मुझसे कह रही है, क्या मैं उसे जानता हूँ? डायना की ठंडी नजरें सोफी पर से गुजरती है और आंखों में नफरत झलकती है। उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ ये तमाशा करोगे। मुझे गुस्सा आ जाता है। वो खुद को समझती क्या है? आते ही ताने मारना, जबकि मैं उसे जानता तक नहीं। सोफी चुपचाप खड़ी रहती है। भलाली खानदान की उस ताकतवर लड़की का उसकी सहेली के छोटे से भाई से क्या वास्ता हो सकता है? डायना का लहजा मुझे बेचैन कर देता है। चेहरे के भाव ठंडे पड़ जाते हैं। माफ कीजिए, क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या आपकी माँ ने आपको तमीज नहीं सिखाई? जैसे ही ये लफ्ज मेरे मुंह से निकलते हैं, सोफी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। डायना का चेहरा और भी उतर जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इस तरह बात करूंगा। वो अपना गुस्सा पी जाती है। वो आगे बढ़ती है और मेरी कलाई जकड़ लेती है। मेरे साथ चलो। अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। क्या आप होश में हैं? डायना के कदम रुक जाते हैं। वो मुझे तिरछी नजरों से देखती है। अच्छा नाटक है, इसे बात के लिए रखो। मैं हक्का बक्का उसे देखता रह जाता हूँ। तभी सोफी बोल पड़ती है, मिस ले, आप शायद मेरे दोस्त को चोट पहुंचा रही हैं। डायना के होठों पर एक मुस्कान आती है। ये बात तो बिल्कुल ही अलग है। तो मिस फेंग, आपको ऐसे आदमी में दिलचस्पी है? मैं अपनी कलाई छुड़ा लेता हूँ। आपको ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? आपको लोगों को परखने का हक किसने दिया? ये भांपे हुए की बात बिगड़ने वाली है। सोफी मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। डायना, क्या तुमने सुना? वो तुम्हें नहीं जानती। मैं डायना को देखकर अपनी आंखें घुमाता हूँ। तो ये डायना ले है। विवियन की बातें याद आ जाती है। बिना सोचे समझे मैं पूछ बैठता हूँ, तो तुम ही वो घटिया इंसान हो? डायना ये सुनकर जैसे सन्न रह जाती है। मैं अपनी भौहें चढ़ाता हूँ। जैसे जैसे उसका चेहरा उतरता है, मेरे चेहरे पर बस एक फीकी सी मुस्कान रह जाती है। इस तरह बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच में आपको नहीं जानता। मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी याददाश्त चली गई है। डायना की त्योरियां चढ़ जाती है। उससे पहले यकीन नहीं होता, मगर फिर वो सोचती है कि मैं कितना बदल गया हूँ, और उसे लगभग यकीन होने लगता है। उनकी नजरों में एक बर्फीली चुभन है। मैं बिना पलक झपकाए उनका सामना करता हूँ। डायना खुद को संभालती है और उनकी आवाज ठंडी हो जाती है। अच्छा है, ऐसे ही आसानी होगी। हम कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे और तलाक की कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे। उस कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मैं कुछ पल के लिए चुप रहता हूँ। फिर हैरानी में मैं खुद की तरफ इशारा करता हूँ। मैं? और कौन? उनका साफ मतलब सोफी से है। सोफी अचानक जोर से चिल्लाती है। मेरा दिमाग चकरा गया है। क्या उन 2 सालों में मेरी शादी हो गई थी? घबराते हुए मैं धीरे से पूछता हूँ, क्या हमारे बच्चे भी है? डायना कोई जवाब नहीं देती। वो बस मुझे हिकारत भरी नजरों से देखती है। समझ क्या बच्चे नहीं है, और ये शादी भी कोई खुशहाल नहीं रही। मुझे अंदाजा नहीं कि मैंने वो 2 साल कैसे गुजारे, मगर मुझे जो अपना आप याद है वो वही पुराना ली खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का है।
जो किसी से नहीं डरता था और जरूरत पड़ने पर विवियन को भी खरी खोटी सुना देता था। मेरे सामने खड़ी इस औरत के चेहरे पर मिलने के बाद से ही कड़वाहट है। मुझे कोई परवाह नहीं, कोई बच्चा नहीं है, ये तो और भी अच्छा है। मैं कल ही कचहरी जाऊंगा। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। मंजूर है, तुम जा सकती हो। डायना की आंखों में बेरुखी और बढ़ गई। उम्मीद है तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। फिर वो मुड़कर बिना देखे बाहर चली गई। मैं ये सब समझ ही रहा था कि सोफी बोल पड़ी, तो तुम शादीशुदा थे? वाह, तुम तो फिर से आजाद हो गए। मिस फैंग, मुझे चलना चाहिए। मैं कमरे से बाहर निकल आता हूँ। मैं गहरी सांस लेकर उस शाम को भुलाने की कोशिश करता हूँ। मैं नेथन को फोन कर उसका पता लगाता हूँ। जब मैं उसे ढूंढता हूँ वो राजा की तरह शराब पी रहा होता है। मैं उसे इशारा करता हूँ, चलो अब। नेथन लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। इतनी जल्दी? मैं उसे संभालने बढ़ा। मेरा चेहरा सख्त है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। विवियन ने कुछ नहीं कहा क्या? मैं मन ही मन विवियन को कोसता हूँ। उसने डायना को कोसा पर ये नहीं बताया कि मैंने उससे शादी की थी। नेथन नशे में धुत है, सो मैं उसे घसीट कर ये हवेली ले आया। जैसे ही हम घुसे, विवियन सोफी पर गुस्से में बैठी दिखी। आहत सुनकर वो बोली, तो तुम्हें घर याद आ गया? फिर उसने नेथन को देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाफते हुए मैं नेथन को सोफी पर पटक देता हूँ। उसका शरीर सीधा विवियन से जा टकराता है। विवियन नाक सिकोड़ती है, वो ठिठकती है, फिर धीरे से एक उंगली से नेथन का सिर दूसरी तरफ धकेल देती है। मैं पानी पीकर विवियन को हुक्म देता हूँ, नेथन को मेहमानों के कमरे में ले जाओ। इससे पहले कि वो बोलती मैं मुड़ा, मेरी आंखें ठंडी थी। हमारी बात खत्म नहीं हुई, मुझे हिसाब चुकता करना है। वो चुप हो जाती है। वो मुड़कर नेथन को पैसे ठोकती है। सुनो, क्या खड़े हो सकते हो? नेथन चुप है, वो आधा सोया हुआ है, आंखें बंद है। विवियन उसे देर तक देखती रहती है। वो एक लंबी सांस छोड़ती है और उसे कमरे तक ले जाती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। कुछ पल बाद मुझे समझ आता है। मैं मुस्कुराता हूँ। तो उन 2 सालों में इन दोनों के बीच पक्का कुछ हुआ है। मैं वापस अपने कमरे में जाता हूँ, नहाता हूँ और बिस्तर पर गिर जाता हूँ। जैसे ही मुझे नींद आने वाली होती है, मुझे अपना पुराना फोन याद आता है। हादसे के बाद मैंने नया फोन लिया, पर पुराना फेंका नहीं, वो दराज में पड़ा है। मैं उठता हूँ और उसे ढूंढ निकालता हूँ। मैं फोटो एल्बम खोलता हूँ। मेरी नजर आखिरी फोटो पर टिक जाती है। एक आदमी और डायना गले मिल रहे हैं। मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता है। कितना नीच है, शादीशुदा होकर धोखा दे रहा है। सुबह मैं दफ्तर पहुंचता हूँ। डायना वहाँ वक्त पर मौजूद है। देखो, कम से कम एक बार तो वक्त पर आई हो। अब फालतू बातें छोड़ो और ये काम खत्म करो। मैं पीछे मुड़कर देखे बिना ही उसके आगे अंदर चला जाता हूँ। डायना मुझे पीछे से देखती कल रात है। अपने उसके माथे पर जांच करवाई थी, लेकिन किसी हॉस्पिटल में मेरे इलाज का रिकॉर्ड नहीं मिला। यहाँ तक कि उस हादसे का सुराग भी नहीं मिल सका। वो वहाँ एक पल के लिए खड़ी रहती है। वो इस खतरे को नजरअंदाज करने का फैसला करती है और मेरे पीछे अंदर आ जाती है। कागजी कार्रवाई जल्दी हो जाती बाहर आते हैं। मैं अपने हाथ में मौजूद तलाक की उस हरी किताब को बेजुबान होकर देखता रह जाता हूँ। मैं अभी ये सब समझ रहा होता हूँ कि तभी डायना की ठंडी आवाज गूंजती है, जब तुम वापस जाओ अपना सामान बांध लेना। वही हुक्म चलाने वाला अंदाज, जैसे ये उसकी फितरत हो। मैं अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ लेता हूँ। वो सब फेंक दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डायना के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदलते हैं। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी एक गर्मजोशी भरी मर्दानी आवाज सुनाई देती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। डायना के चेहरे के हाव भाव थोड़े बदलते हैं। वो सब फेंक दो। डायना, हम दोनों मुड़कर देखते हैं। नीली कमीज पहने एक आदमी हमारी तरफ आ रहा है। वो नजदीक आता है और डायना के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। ठीक है, अब चले? डायना के चेहरे पर नरमी दिखने लगती है। चलो चलते हैं। मैं चुपचाप जेवियर को उसके करीब आते देखता हूँ। बेशर्म, मैं धीरे से बड़बड़ाता हूँ। मैं ये बात दबी आवाज में कहता हूँ। उन्हें शब्द सुनाई नहीं देते, लेकिन वो मुझे देख लेते हैं। जेवियर डायना को छोड़ता है और मेरी तरफ आता है। जूलियन, सुना है तुम्हारी याददाश्त चली गई है, क्या ये सच है? जेवियर की मुस्कान और गहरी हो गई। वो पास आकर फुसफुसाया, मगर वो अब भी मेरी ही है। वो ऐसे सीधा खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही न हो। आप दोनों यहाँ नजारों का मजा लीजिए, मैं अब चलता हूँ। और इतना कहकर मैं मुड़कर वहां से चला गया। 2 साल बिना काम के रहने के बाद मुझे अपने पुराने दफ्तर वापस जाना है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उन्हें अभी जरूरत है। अंदर कदम रखते ही किसी ने मुझे पहचान लिया। जूलियन जी, तुम वापस आ गए। मैं मुस्कुराकर सर हिला देता हूँ। जब मैंने कहा कि मैं फिर काम करना चाहता हूँ, तो मेरे सुपरवाइजर का चेहरा सही वक्त पर आए हो। हमें अभी लोगों की जरूरत है और तुम तो जानते ही हो, इस तरह के काम के लिए ज्यादा लोग नहीं आते। मुर्दा घर में काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। क्या मैं आज से ही काम शुरू कर सकता हूँ? बेशक, बस ध्यान रखना कि शायद कुछ बातें हो। मुझे फिक्र नहीं, मेरा काम बोलेगा। ये बातें जल्द थम जाएंगी। मैं उसी वक्त कागजात पूरे कर लेता हूँ। मेरे सुपरवाइजर मुझे एक नया दफ्तर देते हैं। मैं पूरी दोपहर अपना सामान जमाने में बिता देता हूँ। मेरी किताबों से भरी है। आखिरी सामान लेकर दफ्तर लौटते हुए मेरी नजर दीवार पर बने सम्मान बोर्ड पर पड़ती है। उस पर मेरा नाम है। मैं ऊपर तस्वीर की ओर देखता हूँ। वहाँ मेरा वो रूप अब भी थोड़ा कच्चा सा लगता है। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। जब तक मैं सब जमा पाता हूँ, आसमान में अंधेरा छाने लगता है। के साथ अंगड़ाई लेता हूँ, खूटी से अपना कोट उठाता हूँ, उसे बाँह पर डालता हूँ और बाहर निकल आता हूँ। सड़क पर एक शानदार काले रंग की बुगाटी खड़ी है। मैं उसे देखता हूँ और नजरें हटा लेता हूँ। मैं पास से गुजरने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई, साहब
आसपास और कोई नहीं है। वो साहब यकीनन मेरे लिए ही है। मैं थोड़ा सा माथा सिकोड़ता हूँ और देखता हूँ कि एक आदमी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। साहब, हमारी मालकिन आपसे कुछ बात करना चाहती है। उन्हें उम्मीद है कि आज रात आप उनके पुश्तैनी घर आएंगे। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे उतरता है। एक औरत का बेदाग चेहरा नजर आता है। वो मेरी तरफ बेरुखी से देखती है, जैसे वो कोई मदद नहीं मांग रही हो। मैंने थोड़ा मजा लेने का सोचा। पहली बात, मुझे सर मत कहो। दूसरी बात, अगर कुछ कहना है तो तुम्हारी मालकिन खुद बाहर आकर कहे। सहायक हक्का बक्का रह गया। वो ये बताने के लिए डायना की तरफ मुड़ा, पर वो पहले ही गाड़ी से बाहर आ चुकी थी। डायना ने तिरछी नजरों से मेरी ओर देखा। काफी तेवर दिखा रहे हो, है ना? मेरी आंखें थोड़ी झुक गई। मैं जवाब देने ही वाला था कि डायना पहले बोल पड़ी। दरअसल ये मेरी मर्जी नहीं है, दादी आपसे मिलना चाहती है। मेरी उलझन देख उसने सपाट लहजे में कहा, उनकी उम्र हो रही है, मैंने उन्हें तलाक के बारे में नहीं बताया है। वो आपको बहुत मानती है। ठीक है, मैं चलूंगा। अपने सहायक से मेरी गाड़ी हटवाओ, वरना कल मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। डायना ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मैं उसे देखता रहा। मुझे पता था कि वो मान जाएगी। हुआ भी वही। डायना ने सहायक को इशारा किया। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से चाबियां निकाली। मैंने चाबियां सहायक की तरफ उछाल दी। सफेद लैंड रोवर है, शुक्रिया। फिर मैंने बुगाटी का पिछला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। सहायक ने चाबियां पकड़ी। मिस ले, आप चलिए। डायना का चेहरा और आवाज दोनों बेजान थे। तभी मैं बाहर झुककर उस सहायक को एक पता लिखवा देता हूँ। जाहिर है मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि उसे ली हवेली का पता दूं। बस अपने छोटे से फ्लैट का पता दिया, काम हो गया। मैंने डायना की तरफ भौएं सिकोड़ी तो शीशा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और मेरा चेहरा छिप जाता है। डायना दबी हुई हंसी हंसती है। वो गाड़ी की सीट पर आराम से बैठ जाती है। मेरा मिजाज बहुत अच्छा है। पैर फैलाकर बैठा हूँ। रास्ते में डायना मुझे वो सब याद दिलाती है जो मैं ली हवेली जाने पर किया करता था। मैं सुनते सुनते थक गया हूँ। मुझे पता है कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है। डायना को सच में डर है कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, क्योंकि मेरे पुराने और नए रूप में जमीन आसमान का फर्क है। मगर फिर जब वो मुझे एक प्यारी मुस्कान के साथ दादी की तरफ दौड़ते और पुकारते हुए देखती है, तो उसे एहसास होता है कि वो बस जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। कुछ ही पलों में मैंने दादी को हंसा दिया। वो बूढ़ी औरत ये नहीं छुपा पाती कि वो मुझे कितना चाहती है। जूलियन, तुम इतने वक्त से दूर थे, क्या इस बुढ़िया को भूल गए? बिल्कुल नहीं दादी, बस काम में फंसा था। दादी ने हल्के से मेरे माथे पर उंगली मारी। तुम और तुम्हारे बहाने। ताजा फल रखे हैं, जाकर खा लो। रात के खाने में अभी वक्त है। जी, अभी गया। मैं एक टुकड़ा उठाने ही वाला था कि तभी पास से एक तीखी और कड़वाहट भरी आवाज आई। घर आकर बिना हाथ धोए खाना शुरू कर दिया। तुम्हें ऐसी आदतें किसने सिखाई हैं? मैंने अपना हाथ पीछे खींचा और मुड़कर देखा। एक सजी धजी औरत सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी और मैं फौरन समझ गया कि ये वही है जिसे मैं कभी पसंद नहीं था, जिसने मुझ पर नौकरी छोड़ने का दबाव डाला और बस एक बार सिर हिलाया, फिर दादी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। दादी, पहले मैं जरा हाथ मुंह धो लूं। डायना मुझे बाथरूम की तरफ जाते हुए हैरानी से देखती रही। उसे लगा था कि मैं उसकी माँ के साथ भी वैसा ही रूखा बर्ताव करूंगा जैसा उसके साथ नहीं करती, पर दादी के सामने वो दिखाव करती है, इसलिए उन्होंने बस इतना ही कहा, हाथ धोना ही सही बात है। मैं वापस आया और ऐसे बर्ताव किया जैसे मैडम ले वहाँ है ही नहीं। पूरे वक्त मैं सिर्फ दादी से ही बातें करता रहा। तभी घर की देखरेख करने वाली ने खाने के लिए दादी को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया और मेज पर नजर डाली। मेरी मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। मुझे तीखा खाना पसंद है, पर यहाँ मेज पर सब कुछ इतना फीका था कि उससे खाना कहना भी मुश्किल था। मैंने जैसे तैसे कुछ निवाले खाए और अपनी तीलियां नीचे गौर किया कि मैंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया है। उसने तेवर तो दिखाए पर कुछ कहा नहीं। दादी ही थी जिन्होंने पूछा, जूलियन, तुम खा क्यों नहीं रहे? तुम्हें तो यहाँ का खाना हमेशा बहुत पसंद आता था। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। ये तो बड़ी मुसीबत है। उस पुराने वाले मैंने इस औरत के लिए आखिर किस हद तक जाकर इस बेस्वाद खाने की तारीफ की होगी। प्यार में अंधा था वो पुराना मैं। मानना पड़ेगा कि उस वक्त मैं बहुत ही मंझा हुआ कलाकार रहा हूँगा। मैं अभी बहस नहीं कर सकता, सो मुस्कुरा देता हूँ। दादी, आज भूख नहीं है, फिक्र ना करे। खाना खत्म हुआ, मैं और डायना निकलने लगे। दादी हमें जाने नहीं देना चाहती। जूलियन, तुम मेरे पसंद के दामाद हो। कोई तंग करे तो मुझे बताना। दादी तुम्हारे साथ है, और अगर उसने तुम्हें खोया तो वो जिद्दी लड़की सिर्फ खुद को ही कोसेगी। उन्होंने दुनिया देखी है, सब समझती है। कुछ चीजें बनावटी नहीं होती। मैं कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर सिर हिलाता हूँ। दादी, डायना मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं आता रहूंगा। जैसे ही हम बाहर जाने लगे, मैडम ले ने डायना को वापस बुलाया। रुको, मुझे बात करनी है। डायना के बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा, तो मैं चलता हूँ। ये सोचकर कि माँ को कुछ जरूरी कहना है, डायना रुक गई और मुझसे कहा, ठहरो, देर हो गई है। ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है। बाहर जाते हुए मैं मैडम ले को नहीं देखा। मेरे जाते ही वो डायना को कमरे में ले गई। अकेले होते ही वो फट पड़ी। मेरे लिए उनकी नफरत बाहर आ गई। वो आज और भी बदतमीज था। ऐसी परवरिश किसने की? डायना की भौहें तन गई। माँ, आप क्या कहना चाहती थी? मैडम ले चुप हो गई। उन्होंने डायना को देखा और उसके सामने फोन पटक दिया। मैंने अभी ये देखा, जरा इसे देखिए। डायना उसे उठाती है, उसकी क्योरिया चढ़ जाती है। उस बार की कई तस्वीरें हैं जिनमें मैं और सोफी साथ दिख रहे हैं। कुछ तस्वीरें अजीब कोणों से ली गई है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में बहुत करीब हैं। डायना की उंगलियां फोन पर कस जाती है। ये गलतफहमी है। तस्वीरें यहाँ सामने हैं और तुम मुझसे कह रही हो कि ये गलतफहमी है। इससे पहले कि मैडम ले कुछ और कह पाती, डायना फोन को मेज पर उल्टा पटक देती है। माँ, हमारा तलाक पहले ही हो चुका है।
मैडम ले सन्न रह जाती हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर वे अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाती हैं। तलाक? ये कब हुआ? कुछ दिन पहले। इस जवाब के साथ मैडम ने तस्वीरों वाली बात को पूरी तरह भुला देती हैं। जहाँ तक डायना की बात है, उसने भी उन तस्वीरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जब तक कि अगले दिन वो इंटरनेट पर छा नहीं गई। नफरत भरे कमेंट्स की बाढ़ आ गई और हर एक का निशाना मैं ही था। विद्या नाश्ता करते हुए रोज की तरह अपना फोन देख रही है। आज की सुबह भी कुछ अलग नहीं है। एक हाथ में कॉफी का प्याला, दूसरे में फोन। तभी उसकी नजर उस पोस्ट पर पड़ती है। उसके मुंह से कॉफी छूटते छूटते बचती है। वो फौरन सोफी को फोन मिलाती है। और मेरे भाई के बीच ये क्या चल रहा है? खरगोश भी अपनी मां के पास की घास नहीं खाता। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। सोफी पहले तो उलझन में पड़ जाती है, पर जैसे ही वो इंटरनेट पर तस्वीरें देखती है, उसे सब समझ आ जाता है। वो मुस्कुराती है। मैंने अभी कुछ किया नहीं है, आगे क्या होगा कौन जानता है। विवियन उसे बिना रहम के खरी खोटी सुनाती है। अगर तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। सोफी हंसकर टाल देती है। फिर उसे अचानक कुछ याद आता है। वो ये बात कह देती है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है, और सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी डायना ले होगी। विवियन रुकती है। तुम्हें ये कैसे पता? सोफी उबासी लेकर कहती है कि उनसे मुलाकात हुई थी, और फोन काट देती है। विवियन सीधे मेरे कमरे में आती है। मैं आंखें खोलता हूँ। क्या है? विवियन फोन मेरे चेहरे के सामने कर देती है। खुद देख लो। मेरी नींद उड़ जाती है। मैं जितना स्क्रॉल करता हूँ मेरा चेहरा सख्त होता जाता है। आखिरी पोस्ट तक मेरा सब्र जवाब दे जाता है। ये किसने डाला? विवियन की आंखें भी पथरा जाती है। पता नहीं, पर ये साजिश है। ये मुझ पर छोड़ दो। मैं स्क्रीन लॉक करके ऊपर देखता हूँ। आंखें शांत है। मैं खुद संभाल लूंगा। विवियन मेरा भरोसा देखकर सिर हिलाती है। ठीक है, जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी बहन हूँ। वो बाहर जाते हुए रुकती है। सोफी से बचकर रहना, वो जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। मैं मुस्कुराकर तैयार होने लगता हूँ। मैं दांत साफ करते हुए योजना बना रहा हूँ, तभी फोन बजता है। मेरे सुपरवाइजर का फोन है और वो परेशान लग रहे हैं। जूलियन, अभी अंदर मत आना, बाहर रिपोर्टर्स ने रास्ता रोक रखा है। वो रुककर पूछता है, वो जो ऑनलाइन फोटोज हैं वो सच नहीं है ना? मैं कुछ पल चुप रहता हूँ। वो सच है, पर वो बस गलत एंगल से ली गई थी। मेरे सुपरवाइजर भी चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहें। आखिरकार वो कहते हैं, बस कुछ दिन छुप कर रहो। समझ गया, मैं सब संभाल लूंगा। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। मैं फोन रख देता हूँ। मैं आईने में खुद को देखता हूँ। चेहरा सपाट है और आंखें झील की तरह शांत है। मुझे अंदाजा नहीं था कि डायना उस आदमी के साथ आगे बढ़ने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। उसने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, फिर ये खेल मैं भी खेल सकता हूँ। मैं तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे जाता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना शांत कि विवियन भी परेशान हो गई। उसी दोपहर मैं अपना पुराना फोन निकालता हूँ, जिसे मैंने पहले देखा था। मैं एक फोटो अपलोड करता हूँ। थोड़ी ही देर में पोस्ट लाइव हो जाती है। साफ कर दूं कि ले कॉर्पोरेशन की सीईओ डायना ले, और मेरा तलाक हो चुका है। तस्वीरों में जो लड़की है वो मेरी बहन की सहेली है। जो नजदीकी दिख रही थी वो बस कैमरा का एंगल था। सबकी जानकारी के लिए यहाँ कुछ तस्वीरें हैं। तलाक के कागजात जो दिखाते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, तलाक का सर्टिफिकेट, और आखिर में डायना और जेवियर ही की एक बेहद नजदीकी फोटो। देखते ही देखते इंटरनेट पर लोगों की बातें पूरी तरह बदल जाती हैं। उसी वक्त एक और पोस्ट सबकी नजरों में आ जाता है। मेरे दोस्त के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था, उसे यूं बदनाम किया गया। लिखने का अंदाज मजाकिया है, पर साफ तौर पर एक ही बात कहता है, उस रात सोफी और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ था। डायना दोनों पोस्ट देखती है। वो उस काली प्रोफाइल पिक्चर को देखती है, और उस खाली अकाउंट को जहाँ सिर्फ एक पोस्ट है जो सारे रिश्ते खत्म कर रहा है। और उसकी और जेवियर की वो तस्वीर दुनिया को बता रही है कि हमारा तलाक क्यों हुआ। डायना के होंठ सख्त हो जाते हैं। अचानक उसके सीने में कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी उसकी असिस्टेंट घबराती हुई अंदर आती है। मिस ले, वो सौदा जो हमने अभी पक्का किया था, दूसरी पार्टी पीछे हट गई है, और ले कॉर्पोरेशन के स्टॉक गिर रहे हैं। क्या पीआर टीम इस पर काम कर रही है? सब लगे हुए हैं, पूरी कंपनी इसे संभालने की कोशिश कर रही है। मगर डायना साफ तौर पर परेशान है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि दफ्तर का दरवाजा फिर से खुलता है। मैडम ली गुस्से में अंदर आती है। वो अपना बैग मेज पर पटक देती है। जूलियन में जरा भी वफादारी नहीं है। उसने ले कॉर्पोरेशन को इस बदनामी के बीच घसीट लिया है। बाहर रिपोर्टर्स इमारत को घेरे हुए हैं। अब क्या हमें अपने ही दफ्तर में छुपकर आना जाना पड़ेगा? और तुम डायना, तुम अब भी उसके जैसे का साथ दे रही हो। उससे कहो वो तस्वीरें हटा दे। माँ, मुझे उस तस्वीर का नहीं पता था। जेवियर की हरकत सोचकर डायना का चेहरा और सख्त हो जाता है। शायद मैडम ले भी समझ गई हैं। उनका लहजा बदल जाता है। फिर भी वो जेवियर की सफाई देने लगती है। जेवियर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। डायना उन्हें टोक देती है, आवाज सपाट। माँ। तभी असिस्टेंट घबराकर फोन बढ़ाता है। मिसले, जूलियन से बात नहीं हो रही। डायना और बिगड़ जाती है। मैडम ने फिर भड़कती है। वो समझता क्या है? क्या पता तुमसे शादी करना उसकी कोई साजिश हो। तभी नेथन का मुझे फोन आता है। वो पहले डायना को खूब सुनाता है, फिर कहता है, आज रात विवियन मुझे और सोफी को बाहर खाने पर ले जा रही है। तुम्हारी जीत की खुशी में तुम्हें पता भेज रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँचता हूँ। विवियन और नेथन पहले से वहाँ है। नेथन फौरन पूछता है, सोफी अभी तक क्यों नहीं आई? सोफी ने जिस तरह इंटरनेट पर मेरा साथ दिया था, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मैं बात को टाल देता हूँ। रुक गई हो। थोड़ा इंतजार करते हैं, पर वक्त बीत जाता है और सोफी नहीं आती। कुछ गड़बड़ है। विवियन, उसे फोन लगाओ।
विवियन सोफी का नंबर मिलाता है। काफी देर तक घंटी बजती है, फिर कोई उठाता है। सोफी जो भी कहती है विवियन का चेहरा उतर जाता है। वो फोन काट देती है और मैं पूछता हूँ क्या हुआ। विवियन तेजी से जैकेट पहनकर निकलने लगती है। अस्पताल, सोफी के भाई का एक्सीडेंट हुआ है। नेथन तुरंत खड़ा होकर मुझे उलझन में ही तेजी से बाहर ले जाता है। फंग परिवार के मामले उलझे हुए हैं, रास्ते में बताऊंगा। गाड़ी विवियन चला रही है। नेथन मुझे फंग परिवार का हाल बताता है। फंग्स थोड़े अजीब है। शुरू से ही उन्हें सोफी पसंद नहीं थी। जब उसका भाई हुआ तो सबने उसे वारिस बनाने में जान लगा दी। शायद ये भेदभाव इतना गहरा था कि सोफी का अपने भाई से कभी लगाव नहीं रहा। ऊपर से सोफी के पिता बीमार हैं और वारिस को लेकर हमेशा झगड़ा रहता है। ऐसे में उसके भाई का एक्सीडेंट होना आखिरी चीज थी जिसकी जरूरत थी। हम अस्पताल पहुंचते हैं। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही है। सोफी बाहर बैठी है। सोफी क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? कुछ पल की खामोशी। सोफी धीरे से कहती है वो मेरी गाड़ी लेकर निकला था और टक्कर हो गई। उसकी बात सुनते ही सबका दिल बैठ जाता है। तभी लाइट बुझ जाती है। डॉक्टर बाहर आकर अपना मास्क उतारते हैं और नाम में सिर हिला देते हैं। हमने पूरी कोशिश की। सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं, खासकर सोफी के। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब फेंग परिवार आता है तब क्या होता है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मरम्मत वाले कमरे में बुला लिया जाता है। काम पर लौटने के बाद ये मेरा पहला मामला है और वे सोफी का भाई है। मैं इसमें अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। आखिर तक वह बिल्कुल वैसा ही दिखने लगता है जैसा वह जीते जी दिखता था। वे साथी जो सोचते थे कि 2 साल की छुट्टी ने मेरा हाथ ढीला कर दिया होगा, एकदम चुप हो जाते हैं। जब मैं दोबारा सोफी से मिलता हूँ तो वह जनाजा घर है। पूरा फंग परिवार आंसुओं में डूबा है, सिवाय सोफी के जो काले कपड़ों में एक तरफ खड़ी है। चेहरा एकदम सपाट है। पूरी तरह टूट चुकी है, फूट फूट कर रो रही है। वह दुख के मारे लगभग बेहोश हो जाती है। फिर सोफी पर टूट पड़ती है और उसे मुक्कों से मारने लगती है। वह तुम्हारा भाई था। सोफी डगमगाती है पर मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। उसकी आंखों में गहरी ठंडक और मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि सोफी के पिता भी आते हैं। बीमार होने के बावजूद कमजोर और पीले दिख रहे हैं, लेकिन जब वे सोफी को बिना किसी जज्बात के वहाँ खड़ा देखते हैं तो गुस्सा उन पर हावी हो जाता है। वे उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। तू बदकिस्मत लड़की, तूने अपने सगे भाई तक को रास्ते से हटा दिया। हो सकती है? जांच में पता चलता है कि ब्रेक फेल हो गए थे। हर कोई यही मान लेता है कि इसके लिए सोफी जिम्मेदार है। सोफी हिलती तक नहीं, वो उस वार को चुपचाप सह लेती है। उसकी नजरें अपने पिता पर टिकी है। मैं एक बार फिर कहूंगी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके पिता फिर से हाथ उठाते हैं। सोफी लड़खड़ा जाती है। वह हाथ उठाती है और अपने होंठ से खून पोंछती है। मैं अब और नहीं देख सकता, और पिछली बार सोफी ने मेरे लिए जो किया था उसके बाद मैं उसका कर्जदार हूं। मैं बीच में आकर सोफी को पीछे खींचता हूँ और उसके पिता की आंखों में आंखें डालता हूं। साहब, याद रखिए आप कहाँ है। ये एक यादगार बात है। मैं सोफी को दूर ले जाता हूँ। विवियन मुझे रोकने ही वाली थी पर मैं बहुत तेज था। वो इसके बजाय सोफी के पिता के पास जाती है। बचपन से ही बिगड़ा हुआ था, उसे माफ कर दीजिए। सोफी की वजह से विवियन का सब्र भी अब इस परिवार के लिए जवाब दे गया है। सोफी के पिता गुस्से से लाल हैं, सीना अब भी धड़क रहा है, पर मेरी हैसियत देखते हुए वो खुद को रोक लेते हैं। पास के पेड़ के नीचे ले जाता हूँ। मैं उसके चेहरे को देखता हूँ जो अब सूझने लगा है और मेरी त्योरियां चढ़ जाती है। क्यों नहीं? सोफी कुछ नहीं कहती। मैं उसकी चोट को ध्यान से देखता हूँ। कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं चारों ओर देखता हूँ। मेरी नजर काली पोशाक पहने डायना पर पड़ती है, जो कुछ ही दूरी पर खड़ी हमें घूर रही है। उसके चेहरे के भाव बर्फ जैसे ठंडे हैं। पर डायना अकेली नहीं है। उसके बगल में जेवियर है, काला सूट पहने, हाथ डायना की कमर पर। मेरे अंदर नफरत सी जागती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेवियर सीधा चलकर मेरे पास आएगा। जूलियन, मैंने तुम्हें उस तस्वीर के बारे में पहले भी समझाया था। मैं डायना से बहुत प्यार करता हूँ, बस यही बात है। मेरा इरादा तुम्हें वो दिखाने का कभी नहीं था। वो सच में पछतावा करता हुआ दिखता है, नजरें झुकी हुई, जैसे कोई मासूम घायल हो। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। कुछ पल बाद मेरे होंठों पर मुस्कान आ जाती है। तो क्या हुआ? मैंने पहले भी कहा था, उस घर में जो कुछ भी मेरा था और खुद डायना भी, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी नजर डायना की तरफ घुमाता हूँ। मैं उसके उस ठंडे और उतरे हुए चेहरे को देखता हूँ और बैटरी से कंधे उचका देता हूँ। अचानक मैं मुस्कुरा उठता हूँ। क्या आपने वो कहावत सुनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे? दुआ है कि तुम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। जेवियर के चेहरे के आगे बढ़कर धीरे से उसके बदल जाते हैं। जेवियर थोड़ा आहत सा दिखता है। डायना का चेहरा अब भी पत्थर जैसा ठंडा है। हमारी बातों में उलझने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ सोफी से बात करती है। फेंग कॉर्पोरेशन अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार रहेगा। सोफी की आंखें ठंडी पड़ जाती है। लेई कॉर्पोरेशन और फेंग कॉर्पोरेशन के कारोबारी रिश्ते हमेशा सोफी का भाई फेंग की कमान संभालता था तो डायना के साथ उसकी अक्सर अनबन रहती थी और डायना कोई रहम नहीं दिखाती, इसलिए उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती थी। जब सोफी सच में जिम्मेदारी संभाल रही है तो अंदरूनी उथल पुथल पहले से ही बड़ी हुई है। बाहरी खतरों की तो बात ही छोड़िए। अगर लेई कॉर्पोरेशन इस वक्त फेंग के खिलाफ कोई कदम उठाने का फैसला करती है तो सोफी के पास मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं है। सोफी का चेहरा और भी सख्त हो जाता है। मैं जेवियर नहीं हूँ। मैं सिर्फ जज्बातों की फिक्र नहीं करने वाला। मैं सोच समझकर सोफी से कहता हूँ, विवियन और मैं तुम्हारे साथ है। डायना को एहसास होता है कि वो विवियन को नहीं जानती। वो अभी यही सोच रही होती है कि तभी सोफी के हाव भाव बदल जाते हैं। वो मेरे बाल बिगाड़ कर कहती है, फिर मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। उसकी आवाज की गर्माहट साफ महसूस होती है। मैं पलके झपकाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि शायद वो डायना को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है। डायना ये सब देख रही है। उसकी आंखें ठंडी है। जैसे ही वो जेवियर के साथ मुड़ती है वो अचानक मुझसे फिर बात करता है।
जूलियन, अगले हफ्ते मेरी बुआ का जन्मदिन है। मैं कुछ दोस्तों को बुला सकता हूँ, क्या तुम आओगे? कॉर्पोरेशन यकीनन मेरे परिवार को सरकारी न्योता भेजेगी, इसलिए मुझे जेवियर की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं अभी डायना को अपनी असलियत नहीं बताना चाहता और मैं देखना चाहता था कि जेवियर आखिर क्या चाल चल रहा है, इसलिए मैं मुस्कुराकर हाँ कह देता हूँ। हफ्ता तेजी से गुजर जाता है। मैडम ली के जन्मदिन की दावत की रात आ जाती है। मैं विवियन के बिना अपनी गाड़ी से जाता हूँ। आज रात मैंने एक सादा सा काला सूट पहना है। मेरे अंदाज में एक खामोश सा रुतबा है। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, सबकी निगाहें मुझ पर टिक जाती हैं। मेरे चारों ओर कानाफूसी होने लगती है। मैं कोई जवाब नहीं देता। कमरे की दूसरी तरफ जेवियर मुस्कुराते हुए मैडम ली से बातें कर रहा है। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है। उसकी आंखों में नफरत झलकती है। छिपा लेता है और धीरे से कहता है, चाची, क्या डायना अभी तक नहीं आई? अभी नहीं, वो दफ्तर के काम में फंसी है, बस आती ही होगी। ये सुनकर कि डायना अभी यहाँ नहीं है, जेवियर को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर वो बड़ी मासूमियत से मेरी तरफ देखता है। चाची, क्या वो जूलियन है? क्या आपने उसे बुलाया था? मैडम ली की नजर भी मुझ पर पड़ती है। उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब हो जाती है। ये जूलियन ली यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसे कभी नहीं बुलाती। उसके पास कोई न्योता नहीं है। क्या वो चुपके से अंदर आ गया? मैडम एक फीकी मुस्कान देती है। जेवियर, जाओ और इसे संभालो। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, समझ गया? जब मैं जेवियर को अपनी तरफ आते देखता हूँ, तभी मेरी नजर विवियन से मिलती है, जो मुझे खामोशी से इशारा करती है कि कोई तमाशा ना करूं। मैं उसे अनसुना कर देता हूँ और मुड़कर देखता हूँ कि जेवियर सामने खड़ा है। जूलियन, तुम यहाँ आखिर आई कैसे? न्योते के अंदर आ गए। अगर तुम्हें वाकई आना था तो मुझसे कह सकते थे। मेरा चेहरा शांत रहता है, पर होंठों पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ जाती है। मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ कि पीछे से कोई मेरे कंधे पर हाथ रखता है। ये मेरे साथ आई है, क्या तुम्हें मेरा न्योता देखना है? मैं मुड़कर देखता हूँ कि सोफी अपनी भौहें सिकोड़े जेवियर को देख रही है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। एक पल के लिए जेवियर का चेहरा उतर जाता है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी एक ठंडी और सपाट आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई आती है। मिस फंग, मानना पड़ेगा, मेरी नाक के नीचे से आपने फंग कॉर्पोरेशन को डूबने से बचा लिया। इस हफ्ते ले कॉर्पोरेशन ने फंग पर हर तरफ से हमला किया था। डायना को लगा था कि सोफी बस एक लाडली बेटी है, मगर सोफी ने उस कंपनी को बचाने के रास्ते निकाल ही लिए जिसे अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। सोफी के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान है। तारीफ के लिए शुक्रिया। डायना शांति से जेवियर के पास जाती है। जेवियर फौरन उसकी कमर थाम लेता है। मैं धीरे से हंसता हूँ। डायना ने मुझे देखा। मैं बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। जेवियर फिर बोला, जूलियन, पहले मैंने अपनी हद पार की थी, माफ कर दो। मैं चुप रहा। सोफी हंसकर मुझे वहां से ले गई। वो मुझे मेज तक ले गई और हाथ में शैंपेन का गिलास थमा दिया। ऐसे आदमी के मुंह लगकर क्या तुम्हें अपनी तौहीन नहीं लगती? मैंने गिलास लिया, पर पिया नहीं। आज का तमाशा अभी बाकी है। सोफी को जेवियर का कोई डर नहीं है, वो बस हंसती। क्या वो अब भी खतरा है? मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद सोफी मेहमानों से मिलने चली गई और विवियन किसी और से बातें करने लगी। मैं ऊब गया। मैं पिछले दरवाजे से बागीचे में निकल गया। फव्वारा चमक रहा है। कुछ मेहमान पास ही में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। मैं फव्वारे के पास बैठ गया और फोन निकाला। मैं बैठा ही था कि जेवियर आ गया। जूलियन, तुम यहाँ क्यों हो? अब यहाँ कोई नहीं है, जो कहना है कहो। जेवियर की मुस्कुराहट गायब हो गई। पता है मैं यहाँ क्यों हूँ? अब सब तलाक हो गया है, डायना से दूर रहो। मैं खड़ा हुआ। मैं जोर से हंसा। क्या तुम सच कह रहे हो? पागल हो क्या? जेवियर के चेहरे के भाव बदलते हैं और फिर से वही बेचारगी वाला चेहरा बन जाता है। जूलियन, ये सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक कदम आगे बढ़ाता है। मैं समझ जाता हूँ कि वो क्या करना चाहता है। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधती है। मैं नफरत से अपना मुंह सिकोड़ता हूँ और जरा सा एक तरफ हट जाता हूँ। जेवियर अपनी रफ्तार को रोक नहीं पाता और वक्त रहते अपना हाथ पीछे नहीं खींच पाता और छपाक की आवाज के साथ सीधा फव्वारे में जा गिरता है। जेवियर के मुंह से चीख निकल जाती है। वो मुश्किल से अपने चेहरे के भावों को काबू में रख पाता है। वो मुझे अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा था। पानी बर्फ जैसा ठंडा है। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ जाता लगता है। जेवियर, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका है और वो कांप रहा है, लड़खड़ाती आवाज में पुकारता है, जूलियन, मैं ये सब बिना किसी ने मुझे धक्का क्यों दिया? जैसे कोई बेमतलब का नाटक देख रहा हूँ। शोर सुनकर लोग बाहर निकल आते हैं। डायना एक नजर ये नजारा देखती है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेजी से जेवियर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है, उसे जेवियर की वो बात सुनाई देती है। डायना को देखकर पीला पड़ा हुआ जेवियर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। डायना उसे उस बर्फीले फव्वारे से बाहर निकालती है। क्या तुम पागल हो गए हो? तीखी नजरों से देखती है जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो। फिर वो जेवियर को मेरे पास से ले जाती है। मैं सीढ़ियों और लोगों के इशारों को छोड़ शांति से वापस अंदर चला जाता हूँ। मैं सीधा मेन डिस्प्ले कंसोल की तरफ जाता हूँ। मैडम ने रास्ता रोकती है। अब तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने काफी तमाशा नहीं किया? मैं उन्हें अनसुना कर देता हूँ। मैं चुपचाप अपना फोन सिस्टम से जोड़ता हूँ। मैडम ली का चेहरा और उतर जाता है। वो कुछ करने ही वाली होती हैं कि सोफी मुस्कुराते हुए उनके सामने आ जाती है। आंट ले, बस एक पल। जेवियर कपड़े बदलकर डायना के साथ नीचे आता है। वो दुखी होकर मेरे पास आता है। जूलियन, मुझसे क्या गलती हुई? मैं धीरे से पलके झपकाता हूँ। मैं होठों पर उंगली रखता हूँ। असली खेल अब शुरू हो रहा है, चुपचाप देखो। तभी मेन स्क्रीन झिलमिलाती है और वीडियो आता है। जेवियर सन्न रह जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पर्दे पर फव्वारे के पास की पूरी रिकॉर्डिंग है। जेवियर किसी को धक्का देने की कोशिश में खुद का संतुलन खोकर गिर जाता है।
हर एक फ्रेम साफ है, बिना किसी शक के दिखता है कि मैंने उसे छुआ तक नहीं। कमरे में शोर मच जाता है। जेवियर की हालत बहुत खराब हो जाती है। शब्द नहीं है। डायना मेरे पास आती है और हाथ मेरे हाथ पर रखती है। बस करो, बहुत हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 साल तक उसकी तवज्जो के लिए गिड़गिड़ाने के मुकाबले क्या ये काफी है? पर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अचानक मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने डायना का हाथ झटक दिया और जोर से उबकाई ली। मैंने देखा डायना पीछे हटी और मुस्कुरा दी। मिसले, दूर रहिए, मुझे घटिया लोगों से एलर्जी है। डायना की नजरें तमतमा उठी। मैं खुद को संभाल ही रहा था कि विवियन की आवाज आई। वो भागती हुई आई और मेरा हाथ थाम लिया। जूलियन, क्या तुम ठीक हो? तबीयत ठीक है? बस थोड़ा जी मिचला रहा है, शायद कुछ लोगों को देखकर। डायना के तेवर ठंडे पड़ गए। वो आगे बढ़ी। जूलियन, यहाँ आओ। उसका हाथ मुझे छू भी नहीं पाया था कि विन ने मुझे पीछे खींच लिया। उसने डायना को बेरुखी से देखा। मिसले, आप पीछे ही रहे। डायना की आंखों में गुस्सा था। जूलियन, मैंने कहा, यहाँ आओ। मैंने नफरत से डायना की तरफ देखा। डायना, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बुलाने पर आ जाऊंगा? हमारा तलाक हो चुका है, अपनी जबान संभालो। डायना बार बार मेरा नाम पुकारती रही और मैं विवियन के पीछे रहा और हिला तक नहीं। डायना के अंदर आग सी सुलग उठी। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। हमारी तलाक को अभी कुछ ही वक्त हुआ है और पहले सोफी और अब विवियन। मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी हिम्मत है। तुम्हारे और विवियन के बीच ये सब कब शुरू हुआ? उसकी आवाज गूंजती है। कमरे में सब देख रहे हैं और हर कोई सुन रहा है। जेवियर, जो मुश्किल से खड़ा था, लड़खड़ाते हुए डायना के पास आता है। डायना, मैंने अभी खुद जूलियन से ये बात की थी। मुझे पता चला कि जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब जूलियन और विवियन मिल रहे थे। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश की। मैं ठंडी मुस्कान के साथ जेवियर को देखता हूँ। इंसान को कम से कम अपनी कुछ इज्जत तो रखनी चाहिए। एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता था, पर तुम मेरे साथ जो चाहो करो, फर्क नहीं पड़ता। तुम डायना को और दुख नहीं दे सकते। मैं जेवियर के पास जाता हूँ। विवियन के साथ मेरा रिश्ता शादी के दौरान शुरू नहीं हुआ था। ये तो मेरे पैदा होने के दिन से है, जब विवियन और मेरा नाम एक ही खानदान के रजिस्टर में दर्ज हुआ था। मैं ये बात सहजता से कहता हूँ, जैसे मौसम की बात हो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को देखते हैं। मैं हाथ बांधकर नफरत से जेवियर को घूरता हूँ। मिस्टर हियर, क्या आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी बहन के साथ ये बात धमाके जैसी लगती है? पूरा कमरा दंग रह जाता है। भीड़ में से कुछ नौजवान बोल पड़ते हैं। मिस्टर ली, जब आपका मिसले से तलाक हुआ तो क्या आपको कुछ मिला था? मैं हाथ बांधे खड़ा हूँ। मेरी नजर जेवियर के पीले चेहरे से हटकर डायना पर टिक जाती है, जो पत्थर जैसी ठंडी पड़ चुकी है। मैं बिना किसी घबराहट के बोलता हूँ, मुझे ले परिवार की किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर मिसले मुझे कुछ गिना भी चाहती तो मैं उसे नहीं लेता। डायना का चेहरा और भी सख्त हो जाता है। तभी विवियन मुझे पीछे खींचती है और जेवियर की तरफ मुड़ती है। मिस्टर ही, आज रात आपने जो कहा वो ली परिवार के लिए आप पर मुकदमा करने को काफी है, मगर मैं नहीं चाहती कि किसी कानूनी कागजात में आपका नाम मेरे भाई के साथ आए। आपकी इतनी औकात नहीं है, इसलिए अगर दोबारा मेरे भाई के सामने ऐसी हरकत की तो ली परिवार को बेरहम होने के लिए दोष मत देना। विवियन मेरा हाथ पकड़कर चलने लगती है। भीड़ अपने आप रास्ता दे देती है। हमारे जाने के बाद तक लोग चैन की सांस ले रहे हैं, जैसे किसी ख्वाब से जागे। वहीं दूसरी मंजिल की रेलिंग पर खड़ी सोफी ये सारा तमाशा बड़े मजे से देख रही थी। वो भीड़ को चीरते हुए हमारे पीछे आती है। दावत फिर से शुरू हो जाती है। जेवियर ने डायना के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। उसके कान अब भी बज रहे। मेरा मतलब ये नहीं था। उसने मुझे उकसाया। वो हमसे नफरत करता होगा। वो हमें नीचा दिखाना चाहता था, है ना? डायना के मन में कशमकश चल रही है। इसी बीच जैसे ही विवियन और मैं बाहर निकलते हैं, हमें पीछे से एक आवाज सुनाई दे रही है, मेरा इंतजार करो। विवियन मुड़ती है, एक हाथ मुझ पर, दूसरा हाथ आने वाले को रोकने के लिए उठा हुआ। सोफी विवियन के हाथ से टकराकर पीछे हटती है। वो इसे टालकर मेरी तरफ देखती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तुम आज रात कमाल थे। पहली बार किसी को डायना को यूं परेशान करते और साफ बच निकलते देखा है। मैं उसे रूखी नजरों से देखता हूँ। क्या डायना से कोई बैर है? उसे आपा खोते देख तुम खुश लग रही हो। सोफी हंसी। पहले नहीं था, पर आज के बाद क्या पता। कहते हुए उसकी वो सितारा आंखें मुझ पर टिकी हैं, चमकती हुई। उसकी नजर से मैं बेचैन हूँ। मैं थोड़ा कसमस आया। विविन, चलो। हमारे बैठने से पहले सोफी गाड़ी में घुसने की कोशिश करती है। मैं उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता हूँ। वह नाक मलती है, आगे से कोशिश करती है और वहां भी नाकाम होकर हार मान लेती है। गाड़ी ले एस्टेट की ओर बढ़ी। मैंने हाथ ठुड्डी पर रखा और खिड़की के बाहर देखने लगा। ले एस्टेट वापस पहुंचकर वहां का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी है। बैठक में डायना और जेवियर सोफे पर बैठे हैं। मैडम ले सीढ़ियों से नीचे आती है और उनके सामने बैठ जाती है। तुम्हारी दादी सोने चली गई है। अब मुझे बताओ कि जूलियन ली की क्या कहानी है? वह ली परिवार का वारिस कैसे बन गया? क्या हमारे साथ कोई खेल खेला जा रहा है? डायना के चेहरे पर चिंता साफ है। विवियन इतना नासमझ नहीं है। आप ऐसा झूठ हमेशा के लिए नहीं छिपा सकते। ली परिवार का एक बड़ा बेटा तो है। मैडम ले का गुस्सा बढ़ जाता है, पर वो दादी को जगाने के डर से चिल्लाती नहीं है। तो फिर जूलियन क्या खेल रहा है? ये कॉर्पोरेशन और ली कॉर्पोरेशन हमेशा से दुश्मन रहे हैं। उसने अपनी पहचान छिपाकर तुमसे शादी की। क्या ये शक की बात नहीं? वो चाहता क्या है?
जेवियर मैडम ले को शांत करने के लिए कहता है, आंट ले आप फिक्र मत कीजिए, वो जो भी चाहता था अब उससे फर्क नहीं पड़ता। डायना ने उसे तलाक दे दिया है। वो ऊपर से तसल्ली दे रहा है और चुपके से आग में घी डाल रहा है। मैडम ले अब और भड़क गई है और कह रही है कि कहीं मैंने ले कॉर्पोरेशन की जरूरी फाइलें तो नहीं चुरा ली। डायना माथे पर बल लिए बैठी है, उसके सिर में दर्द है। उसे अंदर से कुछ अधूरा सा लग रहा है। वो गुस्से में है और फिर भी एक अजीब सा खालीपन महसूस कर रही है। उसके विचार उलझे हैं, उसके पैर अपने आप हिलने लगते हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि जेवियर उसे चिंता से देख रहा है। डायना, चलो चले, अपनी माँ को आराम करने दो, मैडम ले काफी देर से बोल रही है। डायना को खोया हुआ देख वो कड़वाहट से चेतावनी देती है, संभल कर रहना, वो आदमी कुछ कर रहा है। डायना पहले से ही चिड़ी हुई है। वो यहाँ 2 साल तक रहे, अगर उन्हें कुछ चाहिए होता तो वो अब तक कर चुके होते। साफ साफ कहिए, आपका इशारा किस तरफ है? जेवियर के चेहरे के भाव बदलते हैं। वो बात संभालने आगे आते हैं। डायना, समझो, आज की रात तुम्हारी माँ के लिए भी मुश्किल थी। डायना और बहस नहीं करती और बिना कुछ कहे चली जाती है। ये एस्टेट के बाहर गाड़ी जेवियर की इमारत के सामने रुकती है। वो हिचकिचाते हैं। डायना, आज रात मैं घर पर अकेला हूँ, क्या तुम रुकोगी? डायना ड्राइवर की सीट पर खामोश बैठी रहती है। जेवियर अपना गुस्सा दबाते हैं और अकेले ही बाहर निकल जाते हैं। मैडम ले के जन्मदिन की दावत पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाती है। अब सबको पता चल चुका है कि ली खानदान की बड़े बेटे की शादी डायना ली से हुई थी और जब तक ये अफवाहें फैलती हैं, हमारा तलाक हो चुका होता है। अफवाहों का बाजार गर्म है और मैं यहाँ घर में चैन से हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं सुबह तक बाहर रहता था, इसलिए विवियन ने रात को बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। मैं इस वक्त का इस्तेमाल अपना पुराना हुनर निखारने में करता हूँ। अपने कमरे में मैंने एक छोटा कैमरा अपनी मेज की तरफ कर रखा है, जिस पर मेकअप का सामान बिखरा पड़ा है। मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ, फिर कैमरे को तिपाई पर अपने चेहरे की तरफ लगा देता हूँ। आज मैं आपको एसएफएक्स मेकअप यानी स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप सिखाने वाला हूँ। आपने फिल्मों और नाटकों में देखा होगा कि कैसे कलाकार अचानक बहुत भारी भरकम दिखने लगते हैं। मैं नकली खाल बनाने वाली मिट्टी का डिब्बा उठाता हूँ और कैमरे के सामने उसका तरीका समझाता हूँ। फिर धीरे धीरे अपने चेहरे और शरीर पर परतें चढ़ाता हूँ। अपना हुलिया बदलकर एक औरत का रूप करने लगता हूँ। फिर मैं एक एक करके मेकअप के सामान का इस्तेमाल करता हूँ। मैं आइवरी टोन वाला फाउंडेशन लगाता हूँ और पूरा मेकअप मुकम्मल करता हूँ। आखिर में कैमरे के लेंस से एक बेहद खूबसूरत औरत सामने नजर आती है। ट्यूटोरियल खत्म करने के बाद मैं यह भी बताता हूँ कि इस सब को साफ कैसे करना है। वो हुनर है जो मैंने मुर्दाघर में काम करते हुए सीखे हैं, इसीलिए एक मुर्दाघर के कलाकार का मेकअप किसी पेशेवर आर्टिस्ट से भी बेहतर हो सकता है। मैं सब पूरा करके वीडियो अपने अकाउंट पर डाल देता हूँ। मैंने हाल ही में खास इसी काम के लिए कुछ छोटे वीडियो अकाउंट बनाए थे। मैंने हाल ही में कुछ शॉर्ट वीडियो अकाउंट शुरू किए हैं, जहां मैं अक्सर मेकअप ट्यूटोरियल और कभी-कभी सेहत से जुड़ी बातें साझा करता हूं। मेरा इरादा बहुत सादा है, मैं अकेलेपन से भरे पेशे यानी मुर्दाघर के काम को फिर से इज्जत दिलाना चाहता हूं। मेरा पहला कदम अपनी पहुंच बढ़ाना है। वीडियो डालने के बाद मैं सोफे पर सिमट कर बैठ जाता हूं और अपना फोन चलाने लगता हूं। अभी सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन चूंकि मेरे शुरुआती वीडियो में चेहरे का काया पलट साफ दिखता था, तो नतीजे बहुत अच्छे हैं और प्लेटफॉर्म उन्हें लगातार आगे बढ़ा रहा है। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इस बढ़त को देखकर कई कंपनियों ने चुपके से मुझसे संपर्क किया है। दोपहर तक मैं सोफे पर टिके हुए एक पुरानी किताब पढ़ने में खोया हुआ हूँ। यह सोम राजवंश के दौर की एक पुरानी डॉक्टरी किताब है, जिसका नाम बुक ऑफ मायरियड रेमेडीज है। मैं हाथ पर ठुड्डी टिकाए पढ़ने में मगन हूँ कि तभी मेरा फोन बजता है। मैंने फोन उठाया, नितिन हुआ था। जूलियन, आज रात जियालान क्लब में महफिल जमेगी। मैंने सुस्ती से कहा, मेरी बहन मुझे रात को बाहर नहीं जाने देती। अगर मिलना है तो जल्दी आना होगा। जल्दी? क्या तुम सुबह सवेरे जियालान क्लब में नाश्ता करने जाओगे? ये विवियन तुम पर इतनी पाबंदी क्यों लगाती है? उसे छोड़ो, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। मैं कई दिनों से घर में बंद हूँ, अब मेरी तबीयत काफी ठीक है। मैंने इस बारे में सोचा, आजकल जिंदगी बड़ी बेरंग सी हो गई है। एक शाम बाहर गुजारना बुरा नहीं होगा। ठीक है, मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद शाम 8:30 बजे मैंने अपनी माँ और बहन के साथ खाना खाया और हमेशा की तरह शरीफ बनाने के लिए दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में चला गया। आखिरकार मैं आधे महीने से तमीज से रह रहा था, इसलिए माँ और बहन को कोई शक नहीं हुआ। 9 बजे मैंने दूसरी मंजिल से रस्सी की सीढ़ी गिराई और बिना किसी परेशानी के नीचे उतर गया। मैं पिछले दरवाजे से दबे पांव बाहर निकला ताकि कोई जाग न जाए। एक टैक्सी बुलाई और सीधा जियालान क्लब की तरफ निकल पड़ा। मैंने टैक्सी ली और सीधा जियालान क्लब पहुंच गया। आधे घंटे बाद मैं नेथन के पास बैठा जूस पी रहा था और मेरा चेहरा थोड़ा अजीब सा बना हुआ था। तभी नेथन का हाथ गलती से मुझसे टकराया और मेरे हाथ का गिलास हिल गया और लाल शराब का पूरा गिलास मेरी कमीज पर गिर गया। मैं खुद को साफ करने के लिए गुसल खाने की तरफ बढ़ा और एक लड़का देखता हूँ कि डायना मेरे पास से आ रही है। वो यहाँ काम से आई थी और जरा बाहर निकली थी। तभी उसकी नजर एक लंबे आदमी पर पड़ी जो एक लड़की को रेस्ट रूम से बाहर ला रहा था। यहाँ ये सब आम बात है। तभी उसे आवाज सुनाई दी, तुम इतनी अनाड़ी होकर ये काम कैसे कर लेती हो? ये सुनकर डायना को झटका सा लगा। वो अपना गुस्सा पी गई और मुस्कुराने लगी। तुम ये क्या कर रहे हो? सच तो ये है कि मैं बस उसके कंधे थपथपा रहा था, पर अब जब डायना झगड़ा कर रही है तो मैंने सोचा कि मैं भी खेल को आगे बढ़ाऊं। मैंने उस लड़की की कमर पर हाथ डाल दिया। मैं यहाँ और क्या कर रहा हूँगा? डायना मेरे हाथ को घूरती है और ठंडी आवाज में कहती है, मिस्टर ली, आपकी अदाकारी कमाल की है। मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि आपका एक ऐसा आवारा रूप भी है। मैं घमंड से मुस्कुराते हुए कहता हूँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये सब बेकार है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपने नहीं देखी। आखिर आपकी नजर भी तो कमजोर है। ये कहते हुए मैं उस लड़की के साथ आगे बढ़ने लगा। इस घटिया इंसान को देखकर मेरा खून खौलने लगता है।
उसने मेरी जिंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए। वो लड़की डरी सहमी मेरे पीछे चलने लगी। जैसे ही हम डायना के पास से गुजरे, उसने अचानक मेरी कलाई जोर से पकड़ ली। मैंने ऊपर देखा, डायना ने मुझे पकड़ रखा था और उसकी आंखें अंदर क्या किया, मैं तेवर चढ़ाकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करता हूँ पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। मैं आंखें सिकोड़कर हॉस्टेस से कहता हूँ, तुम अंदर जाओ, मेरा इंतजार करो। वो हिचकिचाती है, फिर चली जाती है। जब वो चली जाती है तो मैं वापस डायना की तरफ मुड़ता हूँ। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। वो टस से मस नहीं होती। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ और हाथ छुड़ाना बंद कर देता हूँ। उसकी पकड़ के जोर का इस्तेमाल कर मैं एक ही झटके में उसके पास से निकल जाता हूँ। उसका हाथ पकड़कर सही कोण ढूंढता हूँ और एक सटीक दाव के साथ डायना को जमीन पर पटक देता हूँ, जिससे एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मैं अपने हाथ झाड़ता हूँ और जाने लगता हूँ। तभी कोई फिर से मेरा टखना पड़ लेता है। डायना हंसती है, उसका गुस्सा अब हद पार कर चुका है। गुस्से पर काबू पाते हुए वो कहती है, बुरा नहीं है, लड़ना जानते हो। मैं अपनी भौहें चढ़ाता हूँ और अपना पैर घुमाता हूँ ताकि उसके हाथ पर वार कर सकूं, पर डायना पहले से तैयार थी और बच निकलती है। उसकी फुर्ती तेज है। एक ही चाल में वो मुझे दीवार से सटा देती है, जैसे सब उसके काबू में हो। मैं अपनी नजरें नीचे कर तिरछी निगाहों से उसे देखता हूँ। उसका चेहरा मेरे करीब है। क्या अब भी लड़ना है? मैं गुस्से में दांत पीसता हूँ, आंखें सिकोड़ता हूँ और मेरा दिमाग तेजी से चलने लगता है। तुम मुझे दर्द पहुंचा रही हो। डायना के चेहरे के भाव ठंडे पड़ जाते हैं। वो देखना चाहती है कि मैं क्या चाल चल रहा हूँ, पर उसकी पकड़ अपने आप थोड़ी ढीली पड़ जाती है। उसी पल मैंने सिंक के पास से फूलदान उठाया और जोर से दे मारा। हालांकि मुझे याद था कि वो कॉर्पोरेशन की सीईओ है, इसलिए मैंने सिर बचाकर उसकी पीठ पर वार किया। चोट लगते ही मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा कमरे की तरफ भागा। मैं सही सलामत पहुंच गया। जियालन क्लब भले ही किंगचिंग में है, पर ये लेई परिवार के इलाके के पास है और अब उसे मारने के बाद मुसीबत हो सकती है। मैंने कमरे की लड़कियों को बाहर जाने का इशारा किया, सब बाहर जाओ। फिर मैंने कोने में कांप रही लड़की से कहा, मेरी मदद करो, इसे गाड़ी तक ले चलो। उसने चुपचाप नेथन को सहारा दिया, जो बेहोश हो चुका था, और मेरे साथ क्लब से बाहर आ गई। आधी रात का वक्त था, हम में से कोई गाड़ी लेकर नहीं आया था और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। मैं परेशान ही हो रहा था कि तभी एक लाल फेरारी रुकी। सोफी फांग एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा खिड़की पर टिकाए हुए थी। क्यों? हमारी किस्मत हमें बार बार मिला रही ना। मैंने फौरन उस लड़की को इशारा किया कि नेथन को पीछे वाली सीट पर बिठा दे। उसने उसे अंदर लिटा दिया। मैं आगे वाली सीट पर बैठ गया। सोफी ने अपने बगल में बैठी लड़की पर एक नजर डाली। बैठने के बाद मैंने उस लड़की की तरफ देखा। डायना ने शायद उसका चेहरा देख लिया होगा और अगर वो हमला करने वाले को नहीं ढूंढ पाई तो गुस्सा इस लड़की पर निकाल सकती है। तुम भी अंदर आ जाओ। वो बिना बहस किए सीधे गाड़ी में चढ़ गई। ड्राइवर की सीट पर बैठी सोफी घूरती है। ये क्या है? हो खानदान के वारिस का अपहरण। मैंने सोफी से एक शब्द भी नहीं कहा। सारा काम फुर्ती से निपटाते हुए मैंने उसे देखा तक नहीं। गाड़ी चलाओ। सोफी की नजर क्लब से बाहर भागते एक शख्स पर पड़ी और वो मुस्कुरा दी। ठीक है, फिरौती बांट लेना। लाल फेरारी निकल गई। गाड़ी चलते ही मैंने राहत की सांस ली। सोफी ने रफ्तार कम की। छोटे भाई, तुम पर मेरा एहसान रहा। मैंने आंखें मूंद ली और तबीयत संभालने लगा। वो बहुत तेज गाड़ी चला रही थी, इसलिए मैं चुप रहा। सोफी मुस्कुराई। एहसान चुकाना है तो रात के खाने पर चले। पीछे नेथन जाग गया और उसने उल्टी कर दी। सोफी ने उसका सिर खिड़की से बाहर धकेल दिया। मेजबान की आवाज आई, बहुत देर हो गई। सोफी ने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। वो पीछे की सीट पर नेथन को देखने मुड़ी। हे भगवान, मुझे सफाई पसंद है, इसे बाहर निकालो। ब्रेक से मेरा सब्र जवाब दे गया और मैंने उबकाई ली। सोफी मुझे देखने लगी। छोटे भाई, थोड़ा बर्दाश्त करो, मुझे संभलने में थोड़ा वक्त लगता है। गाड़ी में बड़ी तेज और गंदी बदबू आ रही है। सोफी पीछे की तरफ गीले रुमाल और कागज का एक पैकेट फेंकती है। वो लड़की चुपचाप सब साफ कर देती है। हम ताजा हवा के लिए खिड़कियां नीचे कर देते हैं और आखिर तक किसी को भी रात के खाने की भूख नहीं रहती। हार मानकर सोफी पहले नेथन को वो हवेली छोड़ती है, फिर मुझे घर पहुंच जाती है। जाते वक्त वो एक मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, छोटे भाई, याद रखना कि तुम पर मेरा एक एहसान है। हवेली के दरवाजे के बाहर रात की हवा में वो लड़की और मैं बस एक दूसरे को देखते रहे। उसकी आंखें बड़ी, सच्ची और चमक रही थी। मैंने अपना माथा मला। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मिया लू हूँ। तुम ये काम क्यों करती हो? मिया घबरा जाती है। सच तो ये है कि ये मेरा पहला दिन है। एक सहेली ने मुझे फुसलाया था, कहा था कि बस एक जाम पीना होगा और महीने भर का खर्चा निकल आएगा। तेवर चढ़ाए। कितनी नादान सोच है। ये मिया खुशनसीब थी कि मेरे और नेथन के हाथ लग गई। अगर वो किसी बदतमीज या जंगली ग्राहक के पल्ले पड़ जाती तो शायद इतनी मासूम नहीं रह पाती। मेरी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। तुम क्या कोई 20 साल की होगी? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब करने से क्या हो सकता है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी सहेली ने आखिर तुम्हें बताया क्या था? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? घबरा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो? आंसू भर आते हैं। प्लीज, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी बहन बीमार है। मेरा दिल थोड़ा पसीज गया। मैंने उससे संपर्क करने की जानकारी ली और उसे 10,000 युआन भेज दिए। आज रात रुकने के लिए कोई जगह ढूंढ लो, मैं कल तुमसे बात करूंगा। मिया अपना फोन पकड़े हुए है। उसका दिल साफ तौर पर दुखी है और वो जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही है। उसके जाने के बाद मैं सीढ़ी से वापस अपने कमरे में आता हूँ और उसे बिस्तर के नीचे छिपा देता हूँ। हाथ मुंह धोकर मैं लेटा ही था कि फोन की घंटी बजी। मैंने देखा कोई अनजान नंबर था।
मैंने बस फोन बंद किया और सुबह के काम टाने और वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे अपने फोन की याद आई। 5 मिस्ड कॉल्स थी। वो अनजान नंबर को जाना पहचाना सगा। मुझे लगा कहीं श्मशान घाट से तो नहीं है। मैंने वापस फोन किया। एक ठंडी आवाज आई। वो डायना थी। उसकी आवाज को पहचानना मुश्किल नहीं था। फोन पर भी वो रूह कंपा देने वाली थी। मैंने फौरन फोन काट दिया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कल रात की बात सोचकर अब भी मेरा खून खौलता है, पर तभी मुझे उस लड़की की याद आई जिसे मैं भूल चुका था। मैंने कल रात उसे वीचैट पर जोड़ा तो था, है ना? मैंने चेक किया और वाकई 2 मैसेज थे। क्या आप वहाँ हैं? मिया ने आपको 9,950 युआन भेजे हैं। मैंने माथे पर बल डाला और जवाब दिया, मैं यही हूँ। 2 बजे मिल सकती हो? मिया ने फौरन जवाब दिया। हाँ, मैंने उसे कैफे का पता भेज दिया। 1 बजने वाला था तो मैं तैयार हुआ, माँ को बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ और कैफे की तरफ निकल गया। ये ली कॉर्पोरेशन की इमारत से दूर नहीं है। जब मैं पहुंचा, मिया पहले से ही वहाँ है, थोड़ी घबराई हुई बैठी है और उसकी आंखें कमरे को देख रही हैं। जब वो मुझे देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो खड़ी हो जाती है। मैं हंसने लगता हूँ। ये कोई फौज की छावनी नहीं है, बैठ जाओ। हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं अपना फोन दिखाता हूँ। कमरे के लिए जो पैसे मैंने भेजे थे, तुमने वो वापस क्यों किए? मुझे एक छोटी सराय मिल गई थी, 100 युआन एक रात के, और मेरे पास अपने 50 युआन भी थे। शुक्रिया। मैंने त्योरियां चढ़ाई। चिनचेंग ने इतनी तेज से तरक्की की है, यह बड़ा शहर है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ अभी 100 युआन वाली जगह होगी। कल रात अंधेरे में मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया था, पर आज खिड़की से आती धूप में उसके मासूम चेहरे की बनावट साफ दिख रही है। अभी जब वो खड़ी हुई तो उसकी लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच लग रही थी। बस एक ही कमी है, मुझे याद है उसने कल क्या कहा था। तुमने कल कहा था कि तुमने वो काम अपनी बहन की वजह से किया। मुझे बताओ। मिया सिर झुका लेती है और अपने परिवार के बारे में बताती है। मुझे लगता है मेरा दिल पत्थर का है, पर मुझे भी बुरा लगा। लू परिवार पहले पढ़ा लिखा था, पर उसके माँ बाप का साया जल्दी ही मेहनत से पढ़ाई की और किंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनी ही थी कि न जाने क्यों उसने यूनिवर्सिटी की सबसे ऊंची इमारत से छलांग लगा दी। उनकी जान तो बच गई, पर वो अब एक जिंदा लाश बन चुकी हैं। आईसीयू में मशीनों के सहारे उनकी सांसें चल रही है और पाई पाई बचाने के बाद भी हर दिन का खर्चा हजारों में आता है। मिया अभी कॉलेज में है। उसने लू परिवार की पाई पाई बेच दी। फिर भी जब कोई रास्ता नहीं बचा तो एक सहेली के कहने पर उसे मजबूरी में होस्टेस का काम करना पड़ा। ये सब सुनकर मैं कुछ देर सोचता हूँ। क्या अस्पताल वालों ने बताया कि चोट कहाँ लगी है? लाश होने का मतलब है दिमागी चोट। मिया आंखें झुका लेती है। उसकी आवाज में दर्द है। वो कहते हैं दिमाग में खून का थक्का है। आगे क्या होगा पता नहीं, शायद दिमाग काम करना बंद कर दे। मगर उनके होश में आने की उम्मीद भी है। अभी कुछ साफ नहीं। मेरे दिमाग में एक बात आती है। मैं मिया को देखता हूँ। तुम फोटोग्राफी पढ़ रही हो? क्या तुम कोई पार्ट टाइम काम करोगी? मिया हाथ भींच लेती है। क्या तुम कोई पार्ट टाइम काम करोगी? वो हिम्मत जुटाकर हाथ कस लेती है। क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं? मेरी पलकें झपकती है। पूरी तरह नहीं, अभी तो नहीं। मिया चैन की सांस लेती है। उसे राहत तो मिली, पर थोड़ी मायूसी भी हुई। तो फिर आप किस तरह के काम की बात कर रहे हैं? मैं अपने फोन पर अपने वीडियो अकाउंट्स खोलता हूँ। मैं आजकल कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, पर मुझे फोटोग्राफी की समझ नहीं है। कभी रोशनी ठीक नहीं होती तो कभी असली रंग नहीं दिखते। क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनना चाहोगी? मिया बिना झिझक हाँ कहती है। मैं हंस पड़ता हूँ। तुमने तनख्वाह के बारे में पूछा तक नहीं? तुम एक नेक इंसान हो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो, पर अब जब तुम मान गई हो तो कल मेरे घर आ जाना। 3 दिन का ट्रायल होगा। सब ठीक रहा तो मैं तुम्हारी बहन के अस्पताल का खर्चा उठाऊंगा और गुजारे के लिए महीने के 3,000 युआन दूंगा। मिया एक पल ठिठकी, भावुक होकर सिर हिलाया, फिर होंठ चबाते हुए सिर झटक दिया। शायद आपको अंदाजा नहीं, मेरी बहन के अस्पताल का खर्चा रोजाना हजारों में है। मुझे पता है, और कोई पेशेवर फोटोग्राफर इतना महंगा नहीं होता। मिया, बुरा दौर सब पर आता है। अगर लगे कि तुम अंधेरे में हो तो उम्मीद की किरण थाम लो। बारीकियों की फिक्र मत करो। अगर ये ज्यादा लगे तो बहन के ठीक होने पर मेरे लिए कुछ साल मुफ्त काम कर देना। मैं मुस्कुराया। मिया ने मुट्ठियां कस ली। उसके हाथ सफेद पड़ गए। ठीक है, आपने बुरे वक्त में मुझे सहारा दिया है। अगर मेरी बहन ठीक हो गई तो मैं उम्र भर आपके लिए मुफ्त काम करूंगी। कुछ देर बाद के बाद मैंने उसे अस्पताल के लिए 1,00,000 युआन पेश की दिए। उससे घर का पता भेजा और बहन के वार्ड का नंबर लिया। मिया उठी। जूलियन, अब मैं क्लास जाती हूँ। कल वक्त पर आ जाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर उसे विदा किया। जाओ। उसके बाद मैं कैफे में अकेला बैठा रहा। फोन निकाला और दूसरा सिस्टम चालू कर डॉक्टर ली से बात की। चिंग चेंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर को फौरन लिखो। सुना है आपके यहाँ लू अनन नाम की मरीज है। मुझे उसकी फाइल देखनी है। जवाब तुरंत आता है। प्रोफेसर स्मिथ, मैं अभी भेजता हूँ। फिर हिचकिचाते हुए, प्रोफेसर, क्या आपके पास वक्त होगा? विदेश से लौटे कुछ नए डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। क्या आप उन्हें लेक्चर दे पाएंगे? मैं लिखता हूँ। थोड़ा समय दें, अभी मसरूफ हूँ। वो फौरन आनंद की फाइल और एक मीम भेजता है। अगर आप मसरूफ हैं तो जरूर किसी गुप्त रिसर्च पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि डॉक्टर ली ने मेरे लिए बहाना बना दिया है, तो मैं बस हामी भरता हूँ और आनंद की फाइल देखने लगता हूँ। मामला पेचीदा है, पर मैं इसे सुलझा सकता हूँ। अब मेरे पास एक योजना है। मैं फाइल बंद करता हूँ और फोन को वापस सिस्टम पर ले आता हूँ। दोपहर की धूप सुहानी है और मैं अंगड़ाई लेता हूँ। ट्रैफिक की टीवी पर एक खबर चल रही है। मुख्य भूमिका जेवियर ही को मिलेगी और उनके साथ मशहूर हान यिंग नजर आएंगी। कब पर मेरी पकड़ मजबूत होती है और माथे पर बल पड़ जाते हैं। मैं टीवी की तरफ देखता हूँ, जहाँ मुख्य जोड़ी की तस्वीरें हैं
उन्हें देखकर मेरी भ्रुकुटी और तन जाती है। मैं जबान चटकाता हूँ। वो बनावटी इंसान हीरो बनेगा। आजकल मैं जेवियर की खबरें सुन रहा हूँ। पहले वो मामूली कलाकार था, फिर किस्मत चमक गई। उसे एक अमीर व्यापारी ने गोद ले लिया और वो बड़ी जायदाद का वारिस बन गया। गोद लिए जाने के 3 साल बाद उस रईस की अचानक मौत हो गई और जेवियर को करोड़ों की दौलत विरासत में मिली। वो अपनी छवि सुधारने विदेश गया और जब लौटा तो उसका करियर आसमान छू रहा था। आज वो कामयाबी के शिखर पर है। इस आदमी की तरक्की की वजह साफ है। मेरी पूर्व पत्नी पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रही है। मेरी याददाश्त चली गई थी और सच कहूँ तो मेरा इन दो नीच लोगों से हिसाब बराबर करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जेवियर को अपनी कहानी का हीरो बनाना मुझे बीमार कर देता है। मैं अपना फोन उठाता हूँ और एक कॉल करता हूँ। मैं इस हीरो से खुश नहीं हूँ। हाँ, उसे बदलना ही होगा। कांच से छनकर सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती है और मेरा ध्यान भटक जाता है। हम उसे यूं ही नहीं बदल सकते, तो फिर ये शो बनाओ ही मत। नहीं रुकिए, हम उसे बदल देंगे। मैं अभी करता हूँ। मैं हंसते हुए थोड़ा अदब से पेश आता हूँ। बहुत अच्छा, मैं किसी दिन आपको दावत दूंगा। और मैंने अभी तक आपका असली चेहरा भी नहीं देखा है। ये शराफत थोड़ी बनावटी लगती है। सैंड्रा ली 40 के दशक की एक मशहूर डायरेक्टर हैं, जिनसे मेरी मुलाकात इत्तेफाक से इंटरनेट पर हुई थी। हम दो अलग पीढ़ियों के होने के बावजूद पुराने दोस्तों की तरह रहते हैं, पर हम कभी असल में नहीं मिले। सालों पहले मुझे मार्शल आर्ट्स की कहानियां पढ़ना पसंद था, पर अब अच्छी कहानियां नहीं लिखी जा रही थी। तो बस यूं ही मैंने अपनी कहानी लिखने का फैसला किया। रिवर मून एक मशहूर कहानी बन गई। सबको लगता है कि रिवर मून का लेखक 40 या 50 साल का कोई आदमी होगा जिसने जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे हों। मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को मेरी असली पहचान पता चले, इसलिए मैंने कभी इस गलतफहमी को दूर नहीं किया। सैंड्रा के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता कि मैं असल में कौन हूँ। स्टार मून मीडिया में जेवियर अभी अभी एक इंटरव्यू खत्म करके वापस आता है तो देखता है कि डायरेक्टर और हीरोइन साथ बैठकर किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए सैंड्रा के पास बैठ गया। डायरेक्टर जेवियर को उम्मीद है कि वो उनके दिल में जगह बना लेगा। अफवाह है कि डायरेक्टर ली का मिजाज जरा सख्त है, पर उनके ढेरों इनामों को देखते हुए वो ये सब सहने को तैयार है। सैंड्रा ने नजर घुमाई। उनकी आवाज सपाट थी। मिस्टर ही, एक बात है जो आपको जाननी चाहिए। क्या बात है? शायद मुख्य कलाकार को बदलना पड़े। जेवियर झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। क्या? अभी अभी तो उसने खुशी खुशी इंटरव्यू दिया है और अब उसे बदला जा रहा है। क्या ये सीधे सीधे बेइज्जती नहीं है? पर क्यों? ये लेखक की गुजारिश है। जेवियर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। वो लेखक, वो नानचू, क्या कलाकारों को चुनने में उसकी भी चलती है? सैंड्रा को जेवियर शुरू से ही पसंद नहीं था, पर ले कॉर्पोरेशन इस शो का सबसे बड़ा पैसा लगाने वाला था और उन्होंने ही जेवियर के नाम की सिफारिश की थी, इसलिए उसने उस वक्त बेदिली से हाँ कह दिया था। अब जब वो उसे बदल सकती है तो उसे बड़ी राहत महसूस हो रही है। नानचू हमारे साथी हैं। उनका कहना है कि अगर हमने हीरो नहीं बदला तो वो इस सौदे से पीछे हट जाएंगे। अधिकारों का फैसला नहीं होगा और फिर ये शो बन ही नहीं पाएगा। उसके मुकाबले चाहे ली कॉर्पोरेशन अपना पैसा वापस ले ले, हीरो को तो बदलना ही होगा। है पूरे इंटरनेट पर इसका ऐलान हो चुका है कि आप जानबूझकर मुझे जलील करना चाहती हैं, पर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। सैंड्रा और हान येंग दोनों एक के बाद एक वहां से चले गए। उसका मैनेजर जेवियर को पीछे खींचता है, उसे उनके पीछे जाने से रोकता है। वैसे भी डायरेक्टर ली के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। वो इस इंडस्ट्री की बड़ी हस्ती हैं, उनसे पंगा मत लो। और वैसे भी ये फैसला उनका है ही नहीं। अगर मुझे मुख्य भूमिका नहीं मिली, अगर उन्होंने मुझे हीरो नहीं बनाया, तो ये शो भी ठीक से नहीं बन पाएगा। मैं प्रोड्यूसर से कहकर सारा पैसा रुकवा दूंगा, फिर देखते हैं बिना पैसों के वो शूटिंग कैसे करते हैं। मैनेजर बोलने से पहले थोड़ा हिचकिचाता है। लिया कॉर्पोरेशन ने इस शो में भारी मुनाफे के लिए पैसा लगाया है। जेवियर की सिफारिश करना तो बस एक छोटा सा एहसान था। लियाई कॉर्पोरेशन को पूरी तरह पीछे हटने के लिए कहना, शायद सीईओ इस बात के लिए राजी न हो। ली की हवेली में लगातार 3 दिनों तक मेरे रूप बदलने के वीडियो इंटरनेट पर छा जाते हैं और मेरे चाहने वालों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने घर की पहली मंजिल पर अपना एक स्टूडियो बना लिया है। हर दोपहर मियाँ बिल्कुल सही वक्त पर फिल्म करने के लिए आ जाती है। के बाद मियाँ वीडियो एडिट करती है और मैं पास बैठकर लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। कुछ ही दिनों में हर कोई उस इंसान के बारे में जानने को बेताब है जो कैमरा पर मुझसे बात करता है कि क्या मियाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं साफ मना कर देता हूँ, नहीं, वो मेरी असिस्टेंट है, एक बहुत ही प्यारी लड़की। मेरे चाहने वाले 10 लाख के करीब पहुंच गए हैं और कमेंट्स का जवाब देते हुए मेरी नजर कुछ बुरे कमेंट्स पर भी पड़ती है। मैं बस एक ठंडी हंसी हंस देता हूँ, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मगर वीडियो अपलोड करते हुए मियाँ की नजर भी उन पर पड़ जाती है और वो अपने पसंदीदा इंसान के बारे में बुरा भला बर्दाश्त नहीं करती। जल्दबाजी में वो पर्दे के पीछे के कुछ खास नजारे और मेरे मेकअप के करीब से लिए गए साफ सुथरे वीडियो डाल देती है। हम दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि वो वीडियो सीधा ट्रेंडिंग लिस्ट में पहुंच जाएगा। इत्तेफाक से वो हफ्ते का आखिरी दिन था और मैं दोपहर तक सोता रहा जब तक नेथन के फोन ने मुझे जगा नहीं दिया। छोटे मालिक हो, छुट्टी, यंग मास्टर हो, वीकेंड के दिन अब आपको क्या चाहिए? उनकी घबराई आवाज फोन पर आती है। जूलियन, तुम ट्रेंडिंग में हो, पता है? इससे पहले कि वो बात पूरी करते पीछे से उनके पिता की दहाड़ सुनाई दी। नेथन, मेरा मिट्टी का टीपॉट कहाँ है? नेथन का कॉल तुरंत कट गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अचानक ट्रेंडिंग में कैसे आ गया? मैंने वीवो खोला। इंटरनेट पर तो जैसे धमाका हो गया है। ट्रेंडिंग टॉपिक के नीचे मेरे पुराने मेकअप वीडियोस रिपोस्ट हो चुके हैं। लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। मैं अपना सिर पकड़ लेता हूँ, सिर दर्द शुरू हो रहा है। मैं रीच बढ़ाना तो चाहता था, पर सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ट्रेंडिंग हो जाऊंगा। पर मियाँ की नीयत अच्छी थी, तो मैंने होंठ भींचे और इसे हटाने के लिए कुछ नहीं किया। मैं उठा, लंच किया और मियाँ का मैसेज आया। क्या मैंने मुसीबत खड़ी कर दी? मैं बुक ऑफ माय डियर ड्रेमेडीज पढ़ने में बिजी था, तो बस रिप्लाई कर दिया, नहीं। लेकिन मैं जितना शांत हूँ, बाकी लोग उतने ही बेचैन हो रहे हैं। सारे प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं
और मेरा इनबॉक्स डेब्यू इनवाइट्स और कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्स से भर गया है। स्क्रॉल करते हुए मुझे एक जाना पहचाना नाम दिखा। हेलो डिलिजेंट युआन, मैं डायरेक्टर सैंड्रा ली हूँ। मैंने ट्रेंडिंग लिस्ट में आपके वीडियोस देखे और मैं आपको अपने नए शो रिवर मून के मेल लीड के ऑडिशन के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। मैं बस एक फीकी हंसी हंस दिया। मुझे डेब्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ऑफर के लिए इंटरनेट पर हलचल मची है और मैं दोपहर तक बिल्कुल शांत हूँ जब अचानक ऑनलाइन माहौल बदल जाता है। लोगों की भीड़ ट्रेंडिंग टॉपिक पर टूट पड़ती है और कहानी को मोड़ने लगती है। ये मेहनती युवान पक्का मैनिपुलेटिव है, ट्रेंडिंग स्पॉट्स तक खरीद रहा है। मैं असली न्यूज के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेक करता हूँ। हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो लोगों के लिए जरूरी है, न कि किसी छोटे इन्फ्लुएंसर को पैसे के दम पर टॉप पर आने देना। वीडियोस देखकर मुझे घिन आती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्लिप्स बस अटेंशन पाने का एक सस्ता सा तरीका है। मैं कमेंट स्क्रॉल करता हूँ, मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई हैं। एक दो लोग होते तो ठीक था, पर ये भीड़ साफ तौर पे ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल पेड मार्केटिंग अकाउंट्स जैसी लग रही है। मुझे बुरा नहीं लगता, पर ये भीड़ साफ तौर पर ऑर्गेनाइज्ड है। जो कहानी को भटकाने वाले पेड मार्केटिंग अकाउंट्स लग रहे हैं, उन इल्जामों के अलावा जो थोड़े सच लग सकते हैं। ज्यादातर कमेंट्स तो बस कोरी बकवास हैं। यहाँ तक कि कोई मेरे पुराने हाई स्कूल का क्लासमेट होने का दावा कर रहा है और मेरी पोल खोल रहा है। आंखें सिकोड़ कर अपना फोन स्क्रॉल करता हूँ। साफ है कि कोई जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा है, पर जिन लोगों का मैंने बुरा किया है उनकी लिस्ट बहुत छोटी है और उनमें ऐसा कोई जो इस तरह का कोऑर्डिनेटेड ट्रोल अटैक कर सके। देखा जाए तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है, जेवियर ही। मैं काउच से उठकर अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी विवियन बाहर से गुस्से में अंदर आती है। जूलियन, तुमने वीडियो अकाउंट कब शुरू किया? तुमने कहा था कि स्टूडियो रियाज के लिए है, तो तुम ये सब कर रहे थे और फिल्मिंग कर रहे थे। मैं हंस देता हूँ। दीदी सुनो तो, ली फैमिली का वारिस होने के नाते बचपन से ही मुझे प्रोटेक्शन में रखा गया है। हमारे करीबी कुछ परिवारों के अलावा जिन चेंग में किसी ने भी मेरा चेहरा असल में नहीं देखा है और ऑनलाइन भी मेरे बारे में कुछ नहीं है, फोटोज तो दूर की बात है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि माँ और दीदी इतनी ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है, पर फैमिली के लिए मैं इतने सालों से चुप रहा हूँ। मैं विवियन को सफाई देता हूँ और मासूम चेहरा बनाता हूँ, पर इससे वो और भी चिढ़ जाती है। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूँ और उसे घूरता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। विवियन की आंखें फटी रह जाती हैं। वो रुकती है, फिर ऑनलाइन ट्रोल्स को कोसने लगती है। चाहती हो मैं ट्रेंडिंग टॉपिक हटवा दूं? नहीं, रहने दो, उन्हें बातें करने दो। अगर पहले हटवाया होता तो ठीक था, पर अब जब बिग ट्रोल्स आ गए हैं तो इससे अब हटवाना मुझे गुनहगार दिखाएगा। विवियन से बात करते हुए ही मेरा फोन बजता है। मैं देखता हूँ अननोन नंबर। मैं फोन उठाता हूँ और दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आती है। ये डायना है। इस बार वो सीधा मुद्दे की बात करती है। दादी आपसे मिलना चाहती है। डायना की आवाज एकदम ठंडी और साफ थी। सीधा मुद्दे पर। दादी आपसे मिलना चाहती है। मेरा हाथ, जो फोन काटने ही वाला था, रुक जाता है। हमारी पिछली मुलाकात से ग्रैंडमा ले के बारे में मेरा चली गई है, काफी जिस तरह से वो मुझे लाड़ कर रही थी, मैं बता सकता था कि पिछले 2 सालों में उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा होगा। बुजुर्ग महिला से एक तरह की नजदीकी महसूस होती है, पर डायना के लहजे से लगता है कि उसे लगता है के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें से चला आऊंगा। अगर मैं आता हूँ तो मेरी एक शर्त है, किसी ने मुझे ऑनलाइन बदनाम करने के लिए ट्रोल्स खरीदे हैं। पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है और मैं दादी से मिलाऊंगा। डील कुछ सेकंड्स के लिए लाइन पर सन्नाटा छा जाता है और जब उसकी आवाज वापस आती है तो वो और भी ठंडी होती है। ठीक है नोरा, तुम्हें आधे घंटे में पिक कर लेगी। ये नोरा कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ, पर कॉल पहले ही कट चुका है। मैं गुस्से में अपने दांत पीसता हूँ, तभी मुड़कर देखता हूँ कि विवियन मुझे शक की नजरों से देख रही है। किसका कॉल था? मेरा इसे छुपाने का कोई इरादा नहीं है, डायना का। जैसे ही विवियन ये नाम सुनती है वो भड़क जाती है। तुम मुझसे मिलने चले हो? मैं उस बुजुर्ग महिला के बारे में सोचता हूँ जिससे मैं पिछली बार मिला था और मेरी आवाज नरम हो जाती है। उससे नहीं, उसकी दादी से। भले ही डायना एक घटिया इंसान हो, पर उसकी दादी ने पहले मेरे साथ जरूर अच्छा बर्ताव किया होगा और अगर वो मुझसे मिलना चाहती है तो मुझे जाना चाहिए, पर मैं ध्यान नहीं देता। 20 मिनट बाद अननोन नंबर से फोटो और चैट लॉग आता है जिसमें मूसी नाम का आदमी ट्रोल आर्मी को पैसे दे रहा है। आधे घंटे बाद लाई एस्टेट के गेट से हाउसकीपर का कॉल आता है कि नोरा नाम की कोई लड़की मुझे लेने आई है। मैं नोरा की कार में बैठ गया और हम ले फैमिली के पुराने एस्टेट की तरफ चल दिए। वो धीरे गाड़ी चला रही है और मैं नोटिस करता हूँ कि वो मिरर से मुझे देख रही है। मैं मुस्कुरा देता हूँ। तुम डायना की असिस्टेंट हो? जी। नोरा की आवाज में रिस्पेक्ट है। डायना की असिस्टेंट होने के नाते वो मुझसे पहले भी मिल चुकी है और उसे याद है कि मैं हमेशा बहुत तमीज से धीरे बात करता था, डायना के सामने एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह। पर अब भले ही मेरे कपड़े पहले जैसे हैं, पर बैक सीट पर जिस तरह मैं आराम से लेटा हूँ उसमें वो पुराना ठहराव नहीं है। फिर भी मुझ में एक अलग सा रुतबा और हल्का सा रौब साफ नजर आ रहा है। रास्ते में मैं नोरा से बातें करता हूँ और बातों बातों में पुरानी बातें निकलवाता हूँ और जितना मैं सुनता हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आता है। नोरा की बातों में डायना किस देवी जैसी लगती है, जैसे बिजनेस की दुनिया एक शतरंज की बिसात हो और वो खेल के बाहर से चाले चलने वाली भगवान हो। बाहर की दुनिया में इस घटिया इंसान की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। ले फैमिली के पुराने एस्टेट में ग्रैंडमा ले लिविंग रूम में बैठी है और मुस्कुराते हुए डायना को एक टैबलेट दिखा रही है जिस पर डिलीजेंट युआन का अकाउंट खुला है। ग्रैंडमा ले उसकी बहुत तारीफ कर रही है। हैंडसम है और इसे पता था कि वो मेकअप में भी इतना माहिर होगा। डायना उनके पास बैठी है, उसकी आंखें ठंडी है और वो स्क्रीन पर मुझे देख रही है जो वीडियो में काफी एनर्जेटिक लग रहा हूँ। ग्रैंडमा ले नीचे कमेंट्स खोलते हैं। वेबो की नेगेटिविटी अभी यहाँ नहीं पहुंची है, इसलिए सब तारीफ ही कर रहे हैं। ग्रैंडमा ले गर्व से मुस्कुराते हैं। क्या हमारा दामाद प्यारा नहीं है? सब उसे हैंडसम कह रहे हैं।
डायना की आंखों में मजाक की एक झलक दिखती है। जब तक मैं लिविंग रूम में आता हूँ मुझे ग्रैंडमा लेके हंसने की आवाज सुनाई देती है। जूलियन यहाँ है। मैंने उनके पीछे खड़ी डायना को देखा। लाउंजवेयर में भी वो अपनी उस शार्प और कूल एलिगेंस को छुपा नहीं पा रही थी। ग्रैंडमा ले की तरफ एक प्यारी मुस्कान के साथ मुड़ने से पहले मेरे चेहरे पर नापसंदगी की एक झलक आती है। ग्रैंडमा ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे काउच पर बिठाती है। बिल्कुल किया। तुम्हें आए हुए कितना समय हो गया है? क्या तुम मुझे भूल गए? उनका ये प्यार भरा डांटना मुझे अच्छा लगता है। ही बिल्कुल नहीं। मैं हर दिन आपके बारे में और आपसे मिलने आने के बारे में सोचता हूँ, पर डायना ने मुझे आने ही नहीं दिया। डायना बिना वजह इल्जाम सहती है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। मुझे यकीन है कि उसने ग्रैंडमा को डिवोर्स के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की होगी, इसलिए मैं बात को और बढ़ाता हूँ। ग्रैंडमा लेका गुस्सा बढ़ता जाता है और वो हाथ हिलाकर उसे मारने का इशारा करती है। तुम्हें बस जूलियन को परेशान करना आता है। वो कितना अच्छा पति है। अगर तुमने उसे अपनी हरकतों से दूर किया तो मैं खुद तुम्हें इस परिवार से बाहर निकाल दूंगी। दादी के सामने डायना की आवाज नरम हो जाती है। मैं समझ गई दादी। वो मेरी तरफ मुड़ती है और उसका वो सख्त चेहरा अचानक मुस्कुरा उठता है, जैसे पूरी दुनिया की बर्फ पिघल कर बसंत आ गया हो। उसकी गहरी आंखें भंवर जैसी लगती है और एक पल के लिए मैं दंग रह जाता हूँ। तभी मेरी रूह कांप जाती है और मैं बेचैन हो जाता हूँ। मैं थोड़ी देर और ग्रैंडमा ले से बातें करता हूँ, तभी दरवाजे पर शोर होता है। मिसेस ले जेवियर ही के साथ अंदर आ रही हैं। वो दोनों शॉपिंग से लौटे हैं। पीछे नौकर बैग्स लिए आ रहे हैं। जैसे ही मिसेस ले मुझे देखती है, उनके माथे पर बल पड़ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बिना किसी भाव के उनकी तरफ देखता हूँ। ग्रैंडमा ले अपनी त्योरियां चढ़ा लेती है। ये कैसा सवाल है? ये जूलियन का भी घर है, वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मिसेस ले कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, फिर चुप हो जाती है। जेवियर आगे बढ़कर कुछ कहता है जो मुझे सुनाई नहीं देता और मिसेस ले का चेहरा थोड़ा नरम पड़ जाता है। तुम्हें सब संभालना आता है। जेवियर मेरी तरफ मुड़कर मुझे ग्रीट करता है। हाय जूलियन। मैं उसे देखता तक नहीं हूँ और अपना ध्यान वापस ग्रैंडमा ले की तरफ लगा लेता हूँ। दादी, ये कौन है? ग्रैंडमा ली को डायना और जेवियर के बीच के इतिहास का कोई अंदाजा नहीं है। वो बस मुस्कुरा देती है। डायना का एक दोस्त। मैं जेवियर की तरफ देखते हुए जानबूझकर इस शब्द को दोहराता हूँ। दोस्त? हाँ, तुम्हारी उम्र भी काफी हो गई है। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जेवियर का चेहरा उतर जाता है और वो डायना की तरफ एक बेबस नजर से देखता है। वो थोड़ी चिढ़ जाती है। जूलियन, काफी देर हो रही है। जब हम वापस चलते हैं तब दोपहर थी और अब आसमान में अंधेरा छा गया है। ग्रैंडमा ले भारी मन से मुझे दरवाजे तक छोड़ने आती है और हमें गाड़ी में बैठते हुए बाहर निकलती है। मैं बैक सीट पर बैठ जाता हूँ। मेरा मन तो था कि इस औरत से दूर बैठूं, पर सीट पर जगह ही कितनी है और उसकी मौजूदगी से पूरी गाड़ी में एक घुटन भरा दबाव महसूस हो रहा है। हम अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक और BMW हमारे पास आकर रुक गई। अपनी खिड़की नीचे करती है और जेवियर बाहर निकलता है। वो गाड़ी के बाहर खड़ा होकर बहुत ही दुखी होने का नाटक कर रहा है। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूँ। तुम यहाँ बाहर क्यों आए? जेवियर खिड़की से मेरी तरफ देखता है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और चूंकि हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो तुम्हें साथ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना जूलियन? हाँ, मुझे दिक्कत है। तुम्हारी बातों से झूठी हमदर्दी की बू आती है। घबराया हुआ सा लगता है और खिड़की के बाहर से ही सफाई देने की कोशिश करने लगता है। जूलियन, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? मैं सच में तुम्हारे साथ बनाकर रखना चाहता हूँ। आखिर तुम डायना के एक्स हस्बैंड हो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और एक बम फोड़ता हूँ। मेरे साथ बनाकर रखोगे? तुम्हारी उतनी हैसियत नहीं है। तुमने उन ट्रॉल्स पर काफी पैसा खर्च किया होगा, है ना? जेवियर का चेहरा उतर जाता है। जूलियन, तुम क्या कह रहे हो? आते वक्त मैंने पहले ही मूसी का IP एड्रेस ट्रेस कर लिया था। वो काफी गहराई में छुपा था, पर छानबीन करने के बाद मैंने कंफर्म किया कि काम देने वाला जेवियर का ही एक पर्सनल असिस्टेंट था। मैं मजाक उड़ाते हुए हंसता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले तो ये सब करना ही नहीं चाहिए था। उस इंसान को ट्रैक करने के बाद मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक पर सारे सबूत पोस्ट कर दिए हैं। जेवियर का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो अपने पास खड़ी डायना को देखता है। डायना डायना गाड़ी से बाहर आती है और नोरा से जूलियन को वापस ली एस्टेट ले जाने को कहती है। मैं मुड़कर देखता हूँ कि वो जेवियर को सड़क किनारे ले जा रही है, इतनी दूर कि मुझे उनकी बातें सुनाई न दे। बस जेवियर बहुत दुखी दिख रहा है। मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूँ। गाड़ी चलाओ। ऑनलाइन एक तूफान आ चुका है। लोग कह रहे हैं कि किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए ट्रॉल्स को पैसे दिए थे। चूंकि चिंग चांग के कुछ लोगों ने मुझे पहले मिसेस ले की बर्थडे पार्टी में देखा था, तो एक इनसाइडर ने तुरंत हमारे बीच की सारी सच्चाई खोल दी। राइजिंग स्टार जेवियर, वो असल में वो तीसरा इंसान है जिसने किसी का घर तोड़ा है और आज का नंबर 1 ट्रेंडिंग चेहरा, मेहनती युवान, कोई और नहीं बल्कि ली फैमिली का वारिस जूलियन निकला। इंटरनेट पर धमाका हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और हर कोई घर तोड़ने वालों से नफरत करता है। कोई हैरानी नहीं कि जेवियर का करियर इतना ऊपर कैसे गया। पता चला कि ये सब किसी का घर तोड़कर हासिल किया गया था। सच में अच्छी है, तभी उन्होंने जेवियर ही को रिकास्ट किया। शायद यही वजह रही होगी। जेवियर के फैंस अपने आइडल को बचाने में लगे हैं। इस डिलिजेंट युवान की कोई रेपुटेशन नहीं है, वो बस अपनी पावर से बुली कर रहा है। ली कॉर्पोरेशन बहुत पावरफुल है। ये कैपिटल हमारे बंदे को कुचल रहा है। मैं कमरे में जाकर शावर लेता हूँ और जब दोबारा चेक करता हूँ तो ट्रेंडिंग टॉपिक हट चुका है। वो बहस एकदम ठंडी पड़ गई है। मैं आंखें सिकोड़ते हुए हंसता हूँ। डायना उस घटिया आदमी का बहुत ख्याल रखती है। मुझे उस कचरे पर वक्त बर्बाद नहीं करना। अच्छा ही हुआ कि वो हट गया। अगर विवियन देख लेती कि मैं इसमें हूँ तो वो चुप नहीं होती। गॉसिप तो आती जाती रहती है, पर जेवियर ही पर घर तोड़ने वाले का टैग तो लग ही गया है। ली कॉर्पोरेशन में डायना टैबलेट पर शॉर्ट वीडियोस देख रही है, जहां अभी कॉर्पोरेशन के एक प्रोडक्ट का एड चल रहा है।
जैसे ही वो स्वाइप करती है, वो एक लाइव स्ट्रीम पर पहुंचती है। जैसे ही वो स्क्रॉल करने वाली होती है, उसकी नजर चेहरे पर पड़ती है और उंगली रुक जाती है। मैं कैमरा में देख मुस्कुराते हुए मेकअप टिप्स दे रहा हूँ। डायना ने अपनी भौहें कोड़ी, स्ट्रीम को खोला नहीं, बस प्रीव्यू पर रुक गई। अचानक क्लिप में एक लड़की की आवाज आती है, जूलियन अब स्ट्रीम बंद करने का टाइम हो गया है। मैं जवाब देता हूँ। डायना की आंखें छोटी हो जाती है, वो गुस्से से ठंडी पड़ जाती है। वो लड़की विवियन नहीं। बिना सोचे उसका हाथ लाइव स्ट्रीम पर टैप कर देता है। स्क्रीन पर कमेंट स्क्रॉल हो रहे हैं। जूलियन, हमें अपनी असिस्टेंट को देखने दो, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। मैं कब से तुम्हारी असिस्टेंट को देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे हैं कि असिस्टेंट अपना चेहरा दिखाए। मैं कैमरा के पीछे से हंसता हूँ और साइड में किल को देखता हूँ। मिया, क्या तुम्हें कैमरा पर आने में कोई दिक्कत है? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, बस एक जवान लड़की फ्रेम में आती है और कमेंट्स चलते रहते हैं। जैसे ही डायना उस लड़की का चेहरा देखती है, वो ठंडी पड़ जाती है। ये तो वही क्लब होस्टेस है। मेरा एक्स हस्बैंड मेरी उम्मीदों से आगे निकल रहा है। एक क्लब होस्टेस को असिस्टेंट रख लिया। डायना बेरुखी से हंसती है। वही मैं मिया को कैमरा पर शर्माते हुए देखता हूँ। मेरी असिस्टेंट कैमरा के सामने थोड़ी शाई है। अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, ले में डिलिजेंट युआन को एक स्टारशिप गैलेक्सी गिफ्ट की है। मैं उस ले सरनेम को देखता रह गया, सोच में डूबा हुआ। डायना इतनी बोर्ड तो नहीं होगी कि मुझे गिफ्ट देने यहाँ आए। ले कॉर्पोरेशन में डायना की भौएं बंद और चेहरे पर एक ठंडी सी शिकन आ गई। उस होस्टेस को देखकर उसे लगा कि मुझे बता दे कि उसने मेरे और उस होस्टेस के बीच जो हुआ वो सब देख लिया है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और डायना ने देखा कि नोरा जेवियर ही के साथ अंदर आ रही है। नोरा बेबस थी। बॉस ले, मिस्टर ही आपसे मिलना चाहते हैं। डायना की आवाज एकदम सपाट थी। ठीक है, तुम जाओ। नोरा के जाते ही जेवियर की आंखें लाल हो गई और वो आगे बढ़ा। डायना, मैंने अभी डायरेक्टर ली से फिर से बात की है और प्रोडक्शन ने पहले ही एक नया कास्टिंग चॉइस लॉक कर लिया है। डायना का एक्सप्रेशन एकदम कूल रहता है। मुझे पता है वो बेचारा सा चेहरा बनाकर उसके और करीब आता है, लेकिन ऑनलाइन हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी शादी तोड़ दी और इसीलिए डायरेक्टर ली ने रोल के लिए किसी और को ले लिया है। अगर सच में ये पार्ट मेरे हाथ से निकल गया तो क्या ये उनकी बात को सही साबित नहीं कर देगा? डायना, क्या तुम कुछ नहीं कर सकती? डायना उसके इस मासूम चेहरे को देखती है और पहली बार उसे उससे एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। आखिर कब इतना बदल गया? वो अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल छुपाए रखती है। मैं तुम्हारे लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज अरेंज कर दूंगी। ये शो पूरी तरह डायरेक्टर ली के हाथ में है और वो एक प्रोफेशनल है। उन्हें लगता है कि तुम लीड रोल के लिए सही नहीं हो, लेकिन डायरेक्टर ली ने कहा कि मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ। वो रिवर मून के ऑथर नैंचू हैं जो रिकास्ट करने की जिद कर रहे हैं और डायरेक्टर ली ने कहा कि उन्हें भी इस बात का अफसोस है, उन्हें मजबूरी में मुझे हटाना पड़ा। जेवियर को पूरा भरोसा है कि डायना सीधे सैंड्रा ली से चेक नहीं करेगी। उसने हमेशा उस पर ट्रस्ट किया है। डायना ने अपनी भौएं सिकोड़ी। ली कॉर्पोरेशन इस शो में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस है। वो पल भर के ही सोचती है, मैं इसे संभाल लूंगी, अभी तुम जाओ। जेवियर की आंखों में एक चमक आती है। नैंचू बस एक अधेड़ उम्र का आदमी है जिसने मार्शल आर्ट्स नॉवेल लिखा है। ली कॉर्पोरेशन के प्रेशर के आगे उसे झुकना ही होगा। रिवर मून का लीड रोल उसे वापस मिल ही जाएगा। अब जब उसे जो चाहिए था वो मिल गया तो वो फौरन टॉपिक बदल देता है। डायना, क्या तुम आजकल बिजी हो? हम मुश्किल से ही मिल पा रहे हैं। ये सब सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। डायना ने पहले साफ कहा था कि एक बार जूलियन से डिवोर्स हो जाए तो वो अपनी शादी प्लान करना शुरू कर देगी, लेकिन मिसेस ली की डिनर पार्टी के बाद से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है और उसका दिल इस बात से बेचैन है। डायना की नजरें ठंडी रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। जेवियर घबराकर उसकी स्लीव पकड़ता है। फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या तुम अभी भी उस बात से नाराज हो जो मैंने जूलियन के साथ की थी? डायना, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। तुम्हें पता है कि मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हें खोने से बहुत डरता हूँ। डर लगता है कि कहीं तुम्हें किसी और से प्यार ना हो जाए। करता है कि डायना के एक्सप्रेशन थोड़े नरम पड़ रहे हैं, इसलिए वो अपना आखिरी पत्ता तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। सालों पुरानी एक याद उसके मन में आती है और डायना की आवाज थोड़ी नरम हो जाती है। मुझे पता है, उस वक्त जेवियर बहादुर और निडर था। उसने उसे मौत के मुंह से निकाला था, लेकिन वो भी कोई बेवकूफ नहीं है। बर्थडे बैंक्वेट वाली रात मैं जेवियर की असलियत का एक हिस्सा देखा था और तब से ये कागज पर एक छोटे से छेद जैसा है जो बस बढ़ता ही जा रहा है। जब मैंने ट्रेंडिंग ट्रोल अटैक के पीछे वाले को ढूंढने में मदद मांगी तो नोरा ने उसे मूजी तक ट्रेस कर लिया। कभी सोचा नहीं था कि वो आदमी जेवियर का अपना असिस्टेंट निकलेगा। डायना को एहसास होता है कि शायद उसने असली जेवियर को कभी जाना ही नहीं, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे कभी नहीं जाना। नोरा की हैकिंग स्किल्स के बावजूद मूजी के बाद उसे कामयाबी नहीं मिली। फिर भी जूलियन ने झट से मूजी की असली पहचान खोल दी। सालों पहले उसने अपनी पहचान छुपाकर झूठे नाम से शादी क्यों की? डायना की त्योरियां चढ़ती हैं और उसका अंदाज ठंडा हो जाता है। पास बैठा जेवियर उसे खोया हुआ देखता है और उसका दिल बैठ जाता है। डायना, तो ये बस एक पल था। चेहरा तुरंत नॉर्मल हो गया। वो नोरा को बुलाती है, इन्हें छोड़ाओ। जेवियर मायूस होकर चला गया। डायना ऑफिस में बैठी कनपटी दबा रही है। जो भी हो, पुराने इतिहास के नाते जेवियर की मदद करना एक कर्ज चुकाने जैसा है। नांशु तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। नोरा अचानक ये सुनकर चौंक गई। रिवर मून की ऑथर नैंचू। नोरा हाँ बोलकर काम पर लग जाती है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये सर्च दिनों तक खिंच जाएगी। नैंचू की ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन पूरी तरह एनक्रिप्टेड है और वेबसाइट के बैक एंड से डायरेक्टली कांटेक्ट करने पर भी उसे बस एक फोन नंबर मिला जो अजीब तरह से किंगशान 2 में रजिस्टर्ड है। लाइव स्टेट में मैंने अभी अभी लाइव स्ट्रीम खत्म की है और मेकअप उतारते हुए पास खड़ी मिया को देख रहा हूँ।
वो बड़े ध्यान से सारे कैमरा गियर को डस्ट गार्ड से कवर कर रही है। ये काम तो क्लीनिंग स्टाफ का है। मिया अपना सिर हिलाती है। प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ सावधानी बरतना ही बेहतर है। उसके लिए गियर कीमती है। मैं मुस्कुराया। बेशक इनका ख्याल रखना तो बनता है। क्या मेरी बहन तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है जूलियन, तुम फिक्र मत करो। जब से विवियन को पता चला कि मैं घर पर मेकअप वीडियोस बनाता हूँ, वो नाखुश है। पर मेरे दबाव में उसने कुछ नहीं कहा। वो बस रोज आने वाली मिया पर शिकारी की तरह नजर रखती है। कोई भी औरत जो मेरे करीब आए, विवियन के गार्ड डॉग इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं। डायना के धोखे ने मेरी बहन पर गहरा असर छोड़ा है। हम बातें कर ही रहे थे कि मेरा फोन बजा। मैंने उसे देखा और हैरानी से भौहें सिकोड़ी। मेरा फोन मैंने खुद मॉडिफाई किया है, जिसमें मेन स्क्रीन के अलावा एक हिडन सेकंड सिस्टम है और अंदर कई सिम स्लॉट्स है, जिससे मैं जरूरत पड़ने पर नंबर स्विच कर सकता हूँ। ये कॉल उसी सिम पर आ रही है। मैं अपनी नॉन शो आइडेंटिटी के लिए क्या यूज कर रहा हूँ? वही जो उस राइटिंग साइट से जुड़ी है। मैं फोन उठाता हूँ और आदत के मुताबिक वॉइस चेंजर ऑन कर देता हूँ। हेलो, जानी पहचानी आवाज आती है। हेलो, बस ये दो शब्द और वही पुरानी ठंडी सी जान पहचान मुझ पर हावी हो जाती है। मैंने डिस्प्ले चेक करने के लिए फोन हटाया, ये सोचते हुए कि कहीं मेरा सिस्टम ग्लिच तो नहीं कर गया। आखिर डायना नानचू के नंबर पर कॉल क्यों करेगी? मैंने कंफर्म किया कि सब ठीक है, अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी आवाज न पहचानने का नाटक किया। मैं कॉर्पोरेशन से डायना बोल रही हूँ। आप मिस्टर नानचू ही है ना? हाँ, बताइए मिस ले, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? क्या आपके पास एक मोमेंट है? मुझे आपसे रिवर मून की कास्टिंग के बारे में बात करनी है। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। मुझे याद आया कि पिछली बार मैंने डायरेक्टर ली से लीड एक्टर को बदलवा दिया था। तो डायना जेवियर ही के लिए कॉल कर रही है। मेरी आवाज सपाट रहती है, वॉइस चेंजर की वजह से और भी कटी फटी सी। डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। लाइन पर एक पॉज आता है। मुझे डायरेक्टर ली के प्रोफेशनल जजमेंट पर भरोसा है। उनका मानना है कि जेवियर ही लीड के लिए सही है। नानचू, मुझे लगता है कि आप भी चाहेंगे कि आपका काम सबसे अच्छा दिखे। मुझे नहीं लगता कि वो सूटेबल है। मैं आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। लाइन पर उसकी आवाज ठंडी पड़ जाती है। एक फाइनेंसर के पास भी कास्टिंग राइट्स होते हैं। मिस्टर नानचू, उम्मीद है आप ये समझते होंगे। अरे तो फिर मुझे कॉल करने की जरूरत ही क्या थी? अगर हिम्मत है तो अपनी फंडिंग वापस ले लो। मैं फोन काट देता हूँ और थोड़े गुस्से में उसे डेस्क पर पटक देता हूँ। ले कॉर्पोरेशन में डायना ठंडी नजरों से डेडलाइन को देख रही है। शुरुआत में उसने इस कॉल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो स्पीकर पर फोन रखकर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका सामना इतने बेशर्म इंसान से होगा। नोरा पास ही खड़ी है। उसे देखकर लग रहा है कि काश उसने ये सब सुना ही न होता। इतने सालों में ये पहली बार है जब उसने किसी को बॉस लेकर फोन काटते देखा है। वो लाइन दम है तो अपनी फंडिंग वापस ले लो, पूरे एटीट्यूड के साथ बोली गई थी। नोरा सावधानी से आगे बढ़ती है और डायना को गुस्से में अपने फोन को देखते हुए पाती है। बॉस ले, क्या मैं वापस कॉल करूं? नहीं, जरूरत नहीं है। क्या हमें डायरेक्टर को प्रेशर डालना चाहिए? उसके माथे पर बल है। उसने जेवियर से वादा किया था कि वो इसे हैंडल कर लेगी, पर सैंड्रा ली पर प्रेशर डालने से असली रुकावट नानचू का कुछ नहीं होगा। फाइनेंसर होने के नाते डायना जानती है कि ओरिजिनल ऑथर ने राइट्स बेचने के बजाय एक कमीशन प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसका मतलब है कि कास्टिंग का असली हक उसी के पास है। डायना का चेहरा उतर जाता है। नानचू किंग चेंग में रहता है। छानबीन जारी रखो, मैं उससे खुद मिलना चाहती हूँ। वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर बात नहीं बनी तो मैं किसी भी कीमत पर रिवर मून के राइट्स ही खरीद लूंगी। नोरा का चेहरा उतर जाता है। बॉस ये आजकल उसे किस तरह के काम दे रही है? उसने कई दिन नानचू की छानबीन में बिता दिए, पर उसकी असली पहचान का अब तक कुछ पता नहीं चला। पहले भी जब उसने जूलियन के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स देखे तो कहानी वही थी। नोरा जो हमेशा अपने काम में फ्लॉलेस रही है, सोच रही है कि क्या आजकल उसकी किस्मत खराब चल रही है। डायना अपनी आंखें सिकोड़ती है। उस कॉल के दौरान उसने बैकग्राउंड में संगीत सुना था, एक इंस्ट्रूमेंटल पीस जो जाना पहचाना लगा, वही जो उसने पिछली बार मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हुए सुना था, एक बहुत ही नीश और ऑब्सक्योर ट्रैक। आजकल ऑनलाइन मेरे फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए हैं। ये बात डायना अच्छी तरह जानती है और लगता है ये नानशु भी मेरे फॉलोअर्स में से एक है। काम खत्म होने पर डायना सेनुअना के एस्टेट लौट आती है। वो अंदर कदम रखती है और हाउसकीपर उसका कोट ले लेती है। डायना अपने बेडरूम की तरफ जाती है और नोटिस करती है कि कमरे की खुशबू हमेशा से अलग है। वो अपनी भौहें सिकोड़ती है और हाउसकीपर को बुलाती है। बदल दी? नहीं मैम, ये अभी भी अगरवुड है। डायना को अक्सर सिरदर्द रहता था और इस कामिंग अगरवुड इंसेंस से उसे धीरे धीरे आराम मिलने लगा। इसकी वुड सी खुशबू उसे फोकस करने में भी हेल्प करती है। वो इंसेंस बर्नर के पास जाकर ब्रॉन्ज बर्नर से उठते सफेद धुएं को देखती है। वो बर्नर खोलकर चेक करती है। हाउसकीपर पास खड़े होकर धीरे से बताती है कि पहले मास्टर जूलियन खुद इंसेंस तैयार करते थे और हालांकि रॉ मटेरियल नहीं बदला, पर साफ है कि अब कोई और इसे हैंडल कर रहा है। डायना का हाथ पल भर के लिए रुकता है। तुम जा सकती हो। हाउसकीपर कमरे से बाहर चली जाती है। डायना जलती हुई इंसेंस को देखती है, फिर अपने ब्राइडल रूम को देखती है जैसे पहली बार देख रही हो। जब जूलियन घर आता भी था तो वो ज्यादातर गेस्ट रूम में ही रुकता था। ये कमरा एकदम साफ सुथरा रखा गया है, जैसे यहाँ मेरे रहने का कोई निशान ही ना बचा हो। वो पास के वॉक इन क्लोसेट में जाती है जो काफी बड़ा और शानदार है, पर अंदर बस कुछ गिने चुने कपड़े ही टंगे हुए हैं। उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं और एक्सेसरी ड्रॉवर में बस एक अकेली रिंग और एक वॉच रखी है। वो रिंग हमारी वेडिंग बैंड है जिसे बॉक्स के ठीक बीच में सलीके से रखा गया है। वो वॉच दादी का दिया हुआ गिफ्ट था। डायना पास की अलमारी की तरफ मुड़ती है। आधे खुले क्लोसेट में कुछ शर्ट्स टंगी है जो उसे याद है कि मैं अक्सर पहनता था। वहाँ बस 2 जोड़ी पजामाज ही बचे हैं। अब जाकर उसे एहसास होता है कि उसका ध्यान कभी सच में मुझ पर था ही नहीं।
हमारी 2 साल की शादी में उसने मुझे ज्यादातर तभी देखा था जब मुझे किसी काम से पुरानी फैमिली एस्टेट वापस जाना पड़ता था। गर्मियों की शुरुआत है, मैं बाथटब में लेटा हूँ। हवा में हल्की सी खुशबू तैर रही है जो मुझे उस अगुम की महक की याद दिलाती है जो हमेशा डायना से आती है। जब मैंने इसे पहली बार सूंघा था तो उस हल्की सी लकड़ी वाली महक ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। पिछले 2 सालों के बारे में सोचकर मुझे लगता है कि ये सब मैंने खुद ही किया था। मैं वाकई डायना की उतनी परवाह करता था जितनी मैंने सोची भी नहीं थी। शायद ये पक्का करने के लिए जब मेरी बहन कभी अपनी पुरानी बातें में वापस ना जाऊं तो उसके चेहरे पर हमेशा वही चिड़चिड़ी निराशा दिखती है। इधर उधर की बातों से मैंने ये समझा कि क्या हुआ था कि मैंने अपनी पहचान छिपाई और डायना से शादी के बाद एक सादा और शांत जीवन जिया। एक बार मेरी बहन हमारी हेल्प करना चाहती थी पर अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज होने के डर से मैंने मना कर दिया। और सिर्फ मैंने ही नहीं झेला, मेरी बहन को भी इसकी वजह से काफी कुछ सहना पड़ा होगा। मैं नहाकर बाल सुखाता हूँ और अपने कमरे में वापस चला जाता हूँ। मेरा बेडरूम एक छोटे स्टडी से जुड़ा है और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ मुझे अंदर से म्यूजिक सुनाई देता है, मेरा कस्टम अलर्ट टोन। मैं तेवर चढ़ाकर अंदर जाता हूँ। एक रेड वार्निंग बॉक्स फ्लैश हो रहा है, कोई मेरे एन्क्रिप्शन सिस्टम को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। मैं डेस्क पर बैठता हूँ, मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती है और मैं सक्सेसफुली उनके सिस्टम में घुस जाता हूँ। मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी का हर हिस्सा मैंने खुद एनक्रिप्ट किया है और इस बार वो जिस आइडेंटिटी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं मैं नॉन चॉइस पर मजाक में नहीं गुस्से में। वैसे ये तो सफ है ना, मैं तुरंत बता सकता हूँ कि इसके पीछे कौन है। डायना। नॉन के साथ उसे मुंह की खानी पड़ी, फिर भी वो हार नहीं मान रही। अब वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मैं कहाँ रहता हूँ। सिस्टम को काउंटर हैक करने के बाद मैं आईपी एड्रेस ट्रेस करता हूँ, ली कॉर्पोरेशन। मैंने सोचा कि अब डायना को एक छोटा सा सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे ऑनलाइन उसके एक पुराने इंटरव्यू की फोटो मिली, मैंने उसे थोड़ा एडिट किया और ली कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सब होने के बाद मैं अपनी डिफेंसेस को और भी मजबूत करता हूँ और फिर बड़े सुकून से स्टडी से बाहर निकल आता हूँ। बेड पर जाने के बाद मैं डायरेक्टर ली को मैसेज भेजता हूँ। डायना शायद जेवियर के लिए और छानबीन करती रहेगी, भले ही वो इस बार कामयाब नहीं हुई, पर मैं जानता हूँ कि कॉर्पोरेशन के रिसोर्सेज को कम समझना ठीक नहीं होगा। डायना की अपनी स्किल्स भी टॉप टियर है। मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ, डायरेक्टर ली, मुझे आपसे कुछ जरूरी डिस्कस करना है। क्या बात बताओ नॉन्शु, चलिए रिवर मून के लिए फाइनेंसर बदल देते हैं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि नया फाइनेंसर ढूंढना कितना मुश्किल काम है? तुम्हारी रेपुटेशन देखते हुए तो बैकर्स को पैसे लगाने के लिए लाइन लगा देनी चाहिए। ये एक मेजर प्रोडक्शन है, बजट बहुत बड़ा है, शायद ही कोई डोमेस्टिक कंपनी ये रिस्क लेगी। कोई बात नहीं, मैं फाइनेंसर बनूंगा। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद सेंड्राली जवाब में बस एक क्वेश्चन मार्क भेजती है। मैं एक कॉन्फिडेंट स्माइली फेस भेजता हूँ। मैंने आपके लिए एक फाइनेंसर ढूंढ लिया है, ली कॉर्पोरेशन। फाइनेंसर बदलना बहुत बड़ी बात है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं और पेनल्टीज भी लग सकती है। मैं सेंड्रा को बताता हूँ कि ली कॉर्पोरेशन सारे होने वाले लॉसेस कवर करेगी और सोने से पहले उसे विवियन का वीचेट कॉन्टैक्ट भेज देता हूँ। अगली सुबह बहुत जल्दी मेरी अपनी बहन मुझे खींचकर बेड से उठा देती है। तुमने मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो किसी फाइनेंसर को दे दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा कि तुम इन्वेस्ट करो। अगली सुबह विवियन मुझे बेड से उठा देती है। तुमने मेरा वीचैट किसी फाइनेंसर को दे दिया? हाँ, मैंने उसे अपने शो रिवर मून में इन्वेस्ट करने को कहा। मैं मासूमियत का नाटक करते हुए उसकी तरफ देखता हूँ। क्या तुम मुझ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती सिस? विवियन, जो जानती है कि नानचू मैं ही हूँ, झिड़कते हुए कहती है, क्या तुम कभी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो? ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को पहले रिव्यू के लिए इन्वेस्टमेंट टीम के पास जाना चाहिए, फिर एग्जीक्यूटिव्स तक पहुंचना चाहिए, ना कि सीधे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट पर फेंक दिया जाए। मैं पाई के झपकाता हूँ। मुझे लगा मैं सीधे बैंक अकाउंट नंबर मांग लूंगा। विवियन अपने भाई को घूरती है, उसका गुस्सा अब कम हो रहा है। तुम्हें बस मुझे बता देना चाहिए था कि तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, बजाय उस सेंडाली के पास जाने के और उसे फाइनेंसर के लिए परेशान करने के। क्या मैंने अपनी बहन से शिकायत की क्योंकि वो पहले ही ले कॉर्पोरेशन को ला चुकी थी और वो लीड रोल के लिए जेवियर ही को चाहते थे। मैंने पूरी सिचुएशन समझाई। मुझे डर है कि अगर डायना को पता चला कि नानचू मैं ही हूँ तो वो मुझे परेशान करेगी, शायद वो सीधे हमारे घर ही आ जाए। ये सुनते ही विवियन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो तो ये भूल ही जाए, मैं इस शो में इन्वेस्ट कर रही हूँ, चाहे जो भी कॉस्ट हो, भले ही पैसे बहाने का कोई मतलब ना हो। वो घटिया इंसान मेरे भाई को फिर कभी हाथ नहीं लगाएगा। विवियन गुस्से में अगबूला होकर रिवर मून में इन्वेस्टमेंट पर डिस्कस करने के लिए कंपनी की तरफ निकल जाती है। चलो, आखिरकार आजाद तो हुआ। मैं अपना फोन निकालता हूँ और नितिन को कॉल करता हूँ। नितिन, चलो लंच के लिए कहीं मिलते हैं। दूसरी तरफ से नितिन की आवाज बहुत ही बेबस लग रही थी। मैं नहीं आ सकता यार, पिछली बार उन्होंने मेरा कार्ड बंद कर दिया था, बंद कर दिया, तो मैंने वो मिट्टी की केतली बेच दी। मुझे याद है उन्होंने कैपिटल में एक ऑप्शन में सब गड़बड़ कर दिया। मानना पड़ेगा यार, तो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। नेथन के घर में बंद होने की वजह से मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मैं बुक ऑफ मायरियड रेमेडीज निकालता हूँ और थोड़ी देर पढ़ता हूँ। दोपहर तक मैं उठता हूँ, अपनी कार की चाबियां लेता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। वापस आते वक्त मैं एक टॉप यूनिवर्सिटी के पास से गुजरता हूँ। मेरे पास काफी टाइम था, मुझे लगा कि मियाँ की क्लास भी अब खत्म होने वाली होगी, तो मैं बस ड्राइव करके कैंपस के गेट पर पहुंच गया, ये सोचकर कि उसे ली एस्टेट कैंपस से सबके लिए खुला है और दोपहर का समय डेट्स और दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। जिन स्टूडेंट्स की क्लास नहीं होती वो लगातार यहाँ से आते जाते रहते हैं। मैं बस गाड़ी में बैठा आने जाने वालों को अपनी तरफ देखते हुए की गाड़ियों के मुकाबले मेरी ये कार थोड़ी सिंपल है, लेकिन यूनिवर्सिटी गेट के बाहर खड़ी कई मिलियन युआन की गाड़ी सबका ध्यान अपनी तरफ जरूर कोई अमीर बाप की औलाद यहाँ किसी लड़की को पिक करने आया होगा। पास ही खड़े किसी लड़के ने शीशा नीचे करने की जहमत नहीं उठाई, बस मन ही मन मुस्कुरा दिया। एक स्टूडेंट के तौर पर मेरा अपना समय बहुत ही कम था। मैंने अपना सारा यूनिवर्सिटी कोर्स चमकते हुए जवान चेहरों को पूरा कर लिया था। देखकर मुझे मन ही मन थोड़ी जलन। मैं अपना फोन निकालता हूँ।
मिया को मैसेज करने ही वाला था कि तभी उसका मैसेज आ जाता है, जूलियन मुझे आज कुछ काम है, क्या मैं आज छुट्टी ले लूं? जरूर। मैं कार स्टार्ट करके निकलने ही वाला था कि तभी स्कूल गेट पर एक जानी पहचानी शक्ल पर मेरी नजर पड़ी। वो मिया थी, उसका दुबला पतला शरीर, वो बेपरवाह अंदाज और उसके होंठ के पास एक नीला निशान। मेरी त्योरियां चढ़ गईं, तो ये है वो काम। मैं खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे करता हूँ। दो लड़के मिया के पीछे आ रहे हैं। मिया, तुम्हें कैंपस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम बहुत जल्दी गर्म हो जाती हो। बोनी कहती है, उस ली फैमिली के वारिस ने तो कुछ कहा भी नहीं था, तुमने उससे झगड़ा क्यों किया? उसकी बहन के तार खतरनाक लोगों से जुड़े हैं, वो इसे नहीं छोड़ेगी। मिया का चेहरा उतर गया और उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है और मैं चुपचाप कार से उतरकर उसके पीछे चल दिया। स्कूल गेट के पास कुछ लड़के जो खेलों के पीछे छिपे थे खड़े हुए और उसे घेरने लगे।